किस तरह से हम गुलामी की निशानियों को मिटाएं और संपूर्ण स्वाधीनता पाएं। भाई राजीव जी। परम पूजनीय स्वामी जी, भारत स्वाभिमान के सभी सम्माननीय बहनों भाइयों, भारत देश में गुलामी की जो निशानियां बची हुई हैं, इस विषय पर बात करूंगा। भारत देश कहां कहां अभी भी गुलाम है अंग्रेजों का, अंग्रेजियत का। भारत देश अभी भी कहां कहां गुलाम है विदेशियत का। इस विषय पर मुझे आपसे बात करनी है। अगर हम भौतिक रूप से देखेंगे तो भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, लेकिन जैसे किसी का शरीर होता है जो भौतिक इकाई है, ऐसे शरीर की एक और इकाई होती है जिसको हम आत्मा कहते हैं, मन कहते हैं। बिना आत्मा और बिना मन के शरीर का अस्तित्व नहीं है। वैसे ही राष्ट्र का होता है। राष्ट्र का एक भौतिक शरीर होता है जो हमें अपनी आंखों से दिखाई देता है। राष्ट्र की अपनी एक आत्मा भी होती है। राष्ट्र का अपना एक मन भी होता है। तो मैं आपसे विनम्रता पूर्वक ये कहना चाहता हूं कि 15 अगस्त 1947 को भारत भौतिक रूप से अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गया। अंग्रेजों ने भारत को छोड़ दिया। भारत की सत्ता का हस्तांतरण भारतवासियों के हाथ में हो गया, लेकिन मन और आत्मा से अभी भी भारत देश गुलाम है अंग्रेजों का, अंग्रेजियत का, विदेशियत का। ये मन और आत्मा की गुलामी क्या है? वो गुलामी ये है कि कहने को हमें 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे पर्व मनाने का अवसर प्राप्त है। 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में स्वतंत्रता अभी आई नहीं है और गणतंत्र हमारा अभी बना नहीं है। अगर स्वतंत्रता शब्द का अर्थ समझने की आप कोशिश करेंगे तो इसको संधि विच्छेद करें, स्व और तंत्र। स्व माने अपना, हमारा, तंत्र माने व्यवस्था, जिसको अंग्रेजी में सब सिस्टम कहते हैं। तो हमारा तंत्र या हमारी व्यवस्था स्थापित हो तो हम कहें कि भारत स्वतंत्र है। लेकिन आजादी मिलने के 63 वर्षों के बाद भी हमारे भारत देश की एक भी व्यवस्था ऐसी नहीं है जो हमारी अपनी स्थापित की हुई हो। एक भी तंत्र हमारे देश में ऐसा नहीं बन पाया जो हम भारतवासियों के प्रयासों से और हमारे अभिक्रम से बना हो। हमारे यहां सभी व्यवस्थाएं, हमारे सभी तंत्र अंग्रेजों के बनाए हुए हैं और अंग्रेजियत में डूबे हुए हैं। उदाहरण के लिए मैं अगर आपसे बात करूं तो कोई भी देश जब आजाद होता है किसी दूसरे देश की गुलामी से, तो सबसे पहले वो देश, सारी दुनिया का इतिहास ये बताता है कि दुनिया में कभी भी कोई देश गुलाम हुआ और फिर आजाद हुआ तो आजाद होने के बाद कोई भी देश अपनी भाषा को ठीक करता है और अपनी शिक्षा व्यवस्था को ठीक करता है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था और भाषा किसी भी देश के विकास की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। हम भारत का विकास करना चाहते हैं, दुनिया में सबसे अच्छा देश बनाना चाहते हैं, तो हमारी शिक्षा व्यवस्था और हमारी भाषा की व्यवस्था ये अपनी होनी चाहिए, तभी हम भारत को दुनिया में सबसे ऊपर ले जा सकते हैं। क्योंकि दुनिया में जो देश भी सबसे ऊपर गए हैं उन्होंने ऐसा ही किया है। हम किसी भी देश का नाम लेके उदाहरण दे सकते हैं। जैसे अमेरिका नाम का देश दुनिया में बहुत ऊंचाई पर पहुंचा। आज से करीब लगभग 200 वर्ष पहले तक अमेरिका का कोई खास अस्तित्व नहीं था पूरी दुनिया में। 200 वर्ष पहले के इतिहास की किताबों में ढूंढेंगे तो अमेरिका के बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिलती, लेकिन पिछले 200 वर्षों में अमेरिका बहुत ऊंचाई पर गया। 1776 के बाद से लेकर अभी 2009 आ गया, अमेरिका बहुत ऊंचाई पर पहुंच गया पिछले 225 वर्षों में। तो अमेरिका ने क्या किया है? अपनी भाषा को, अपनी शिक्षा व्यवस्था को अपने अनुकूल बनाया गुलामी से आजाद होने के बाद। चीन नाम का एक देश बहुत ऊंचाई पर पहुंचा पूरी दुनिया में। तो चीन ने क्या किया? 1949 में चीन में जो सांस्कृतिक क्रांति हुई, माओ वहां का सबसे बड़ा नेता था, तो माओ के नेतृत्व में जो क्रांति हुई, माओ उसी तरह का नेतृत्व चीन के लोगों को प्रदान किया था जैसे आज हमारे परम पूजनीय स्वामी जी भारत को नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं।
एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आंदोलन जैसे भारत में करने की कोशिश आज हो रही है भारत स्वाभिमान की मदद से, और उसके सेनापति परम पूजनीय स्वामी जी हैं, वैसा ही सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आंदोलन माओ जेडोंग ने किया था चीन में और बहुत सफल हुआ था, और उसके बाद चीन पूरा बदल गया। माओ ने जब अपने चीन को बदला तो उसने भी सबसे पहले अपनी भाषा को और अपनी शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया। ऐसे ही जापान का उदाहरण है। ऐसे ही अगर हम और दूसरे देशों का उदाहरण लें, जापान भी गुलाम हुआ है, और जापान तो 3 देशों का गुलाम हुआ है। अमेरिका ने जापान को गुलाम बनाया, डच लोगों ने जापान को गुलाम बनाया, अंग्रेजों ने जापान को गुलाम बनाया। तो जापान ने आजादी के बाद भी वही किया, अपनी शिक्षा व्यवस्था, अपनी भाषा व्यवस्था को बहुत अच्छे से दुरुस्त किया। दुनिया के और छोटे देशों का उदाहरण दें, क्यूबा का दें, ब्राजील का दें, मैक्सिको का उदाहरण दें, या स्पेन का उदाहरण लें, स्वीडन का लें, स्विट्जरलैंड का लें, डेनमार्क का लें, नॉर्वे का लें, दुनिया के किसी भी छोटे बड़े देश का उदाहरण आप देखें और इतिहास पढ़ें तो आपको एक बात सभी देशों में समझ में आएगी, वो ये कि जब भी कोई देश किसी दूसरे देश का गुलाम हुआ है, आजाद होने के बाद सबसे पहले उन्होंने अपनी भाषा व्यवस्था को दुरुस्त किया है और फिर शिक्षा को दुरुस्त किया है। भारत के बारे में जब हम ये देखने की कोशिश करते हैं तो यहां उल्टा चित्र नजर आता है, बिल्कुल विपरीत चित्र नजर आता है। भारत आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, लेकिन आजादी के बाद भारत ने अंग्रेजों की भाषा को नहीं बदला। अंग्रेजों की भाषा अभी भी इस देश में चल रही है। भारत आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, लेकिन भारत ने आज तक अपनी शिक्षा व्यवस्था को नहीं बदला। अंग्रेजों की बनाई गई पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था आज भी इस देश में चल रही है। आप अक्सर एक नाम सुनते होंगे, आपस में बातचीत होती है, अखबारों में खबरें छपती हैं, टेलीविजन पे खबरें आती हैं, तो एक नाम अक्सर चर्चा में आता है, मैकॉले। मैकॉले की शिक्षा व्यवस्था, मैकॉले का शिक्षा तंत्र, मैकॉले का बनाया हुआ पाठ्यक्रम। ये मैकॉले नाम का एक अंग्रेज अधिकारी 1840 के साल में भारत में शिक्षा के लिए एक पाठ्यक्रम तय करके चला गया। वो अधिकारी मर गया। उस अधिकारी के मरने के बाद अंग्रेज यहां से चले गए और उनकी कई पीढ़ियां चली गईं। लेकिन 1840 में जो शिक्षा का पाठ्यक्रम मैकॉले ने तय कर दिया, वो पाठ्यक्रम भारत की आजादी के 63 साल के बाद 2009 में भी चल रहा है। ये बहुत अफसोस की बात है। मैकॉले ये कहता था कि भारत में ऐसी शिक्षा व्यवस्था लागू करनी है जिसको पढ़ने के बाद भारतवासी शरीर से दिखने में भारतीय भले हों, लेकिन आत्मा से और मन से अंग्रेजियत से भर जाएं और अंग्रेजों जैसे हो जाएं। जब हम आत्मा और मन से अंग्रेजों जैसे हो जाएंगे तो वो कहता था कि हमें फिर भारत को गुलाम बनाने के लिए कोई ज्यादा प्रयास नहीं करने पड़ेंगे। भारतवासी बहुत आसानी से और सहजता से हमारे गुलाम हो जाएंगे। तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था मैकॉले छोड़कर गया, वो अभी भी इस देश में चल रही है। दुख है, दुर्भाग्य है, मैकॉले ने इस देश में एक कॉन्वेंट स्कूल खोला था। कलकत्ता में वो पहले खुला था, अब जिसको हम कोलकाता कहने लगे हैं। वो एक कॉन्वेंट स्कूल अब बढ़ते बढ़ते हजारों की संख्या में पहुंच गए। अब भारत में गांव गांव, गली गली, नगर नगर कॉन्वेंट स्कूल खुल गए। कभी कभी मुझे लगता है कि मैकॉले का एक कॉन्वेंट स्कूल तो प्रतीकात्मक था अंग्रेजियत की व्यवस्था का, लेकिन हमारे तो कॉन्वेंट स्कूल पूरी की पूरी व्यवस्था के ही अंग बन गए हैं और उनमें जो कुछ पढ़ाया जा रहा है हमारे बच्चों को, विद्यार्थियों को, वो सब कुछ अंग्रेजियत से भरा हुआ है। तो हमारी शिक्षा व्यवस्था हम नहीं बदल पाए। मुझे तो शर्म आती है ये कहते हुए कि मैकॉले ने कुछ विषय हमारे देश में तय किए थे। जैसे एक विषय होता है, उसका नाम है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है मानव विज्ञान। उसका अगर शाब्दिक अर्थ ढूंढेंगे तो उसका अर्थ है मानव विज्ञान, लेकिन इसका सही अर्थ यह है कि जब कोई देश किसी दूसरे देश को गुलाम बना लेता है तो जो देश गुलाम हो जाता है उस देश के गुलाम नागरिकों की मनोदशा का अध्ययन करना, वो एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। मैकॉले कहा करता था कि भारत को हमने गुलाम बनाया तो भारत में अब एंथ्रोपोलॉजी विषय चलना चाहिए। तो मैकॉले ने एंथ्रोपोलॉजी विषय इस देश में डाल दिया। अब आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को, हम अंग्रेजों की गुलामी से बाहर आ गए, लेकिन वो एंथ्रोपोलॉजी विषय अभी तक इस देश में चल रहा है। माने मैकॉले की याद वो अभी भी दिला रहा है।
मुझे बहुत शर्म आती है, अफसोस होता है कि बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में एंथ्रोपोलॉजी के विशेष विभाग हैं, प्रोफेसर हैं जिनको 60-60 हजार रुपए महीने की तनख्वाहें मिलती हैं, और पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, पीएचडी करने वाले शोधार्थी हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं। ये सब शर्मनाक लगता है। मैकॉले ने ऐसे बहुत सारे विषय इस देश में डाल दिए, उनमें से एक भी विषय को हम नहीं बदल पाए। और मुझे उससे भी बड़े अफसोस की बात है जो कहनी है कि अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था में तकनीकी शिक्षा, जिसको हम इंजीनियरिंग कहते हैं या मेडिकल की शिक्षा कहते हैं, इसमें अंग्रेजों ने जो पाठ्यक्रम तय कर दिया वो लगभग 140 साल से वैसे का वैसा ही चल रहा है। तो हमने पाठ्यक्रम नहीं बदला, हमारी भाषा नहीं बदली, और भाषा और शिक्षा के स्तर पर छोटा सा बदलाव भी हम नहीं कर पाए। मुझे और एक अफसोस की बात आपसे कहनी है, वो ये कि अंग्रेजों ने जिस शिक्षा व्यवस्था को भारत में लागू किया, वो शिक्षा व्यवस्था उन्होंने अपने देश में लागू नहीं की। आप अगर अंग्रेजों के देश में जाएंगे देखने और समझने के लिए, तो उनकी शिक्षा व्यवस्था भारत से बिल्कुल भिन्न है। भारत की शिक्षा व्यवस्था में अंग्रेजों ने विद्यार्थियों को एक निश्चित मानदंड के अनुसार फेल और पास होने का नियम बना रखा है। 33% या उससे ज्यादा मिले तो परीक्षा में पास है, और 33% से कम अंक मिले तो फेल है। ये अंग्रेजों का बनाया हुआ मानदंड है। और ये जो परीक्षा व्यवस्था हमारे यहाँ चल रही है, ये भी पूरी अंग्रेजों की बनाई हुई है। साल भर विद्यार्थियों को कुछ रटाना, फिर 1-2 दिन में उनको वो सब लिखवा लेना, और रट के वो लिख देंगे कॉपी में। 100 में से 98, 99, 95, 96 जो भी नंबर आ जाए, उसके अनुसार विद्यार्थी का आकलन करना कि ये होशियार है या ये मूर्ख है। अंग्रेजों के देश में जाकर आप देखेंगे तो पूरी परीक्षा पद्धति उन्होंने बदल रखी है। अंकों के आधार पर अंग्रेजों के देश में किसी भी विद्यार्थी का आकलन नहीं होता। और अंग्रेज ही क्यों, फ्रांसीसियों के देश में किसी विद्यार्थी का आकलन अंकों के आधार पर नहीं होता, जर्मनी में किसी विद्यार्थी का आकलन अंकों के आधार पर नहीं होता, अमेरिका में किसी विद्यार्थी का आकलन अंकों के आधार पर नहीं होता। माने अंग्रेजों ने जो कुछ हमारे देश में चलाया, उसको अपने देश में उन्होंने नहीं अपनाया, क्योंकि वो जानते हैं कि ये आकलन की पद्धति पूरी गलत है। इसमें विद्यार्थी फेल और पास नहीं होता है, पूरी शिक्षा व्यवस्था फेल और पास होती है। क्योंकि विद्यार्थी के बारे में तो ये माना जाता है कि वो तो मिट्टी का कच्चा घड़ा है, जैसा आप ठोक पीट के बना दोगे वैसा वो हो जाएगा। तो हमारी शिक्षा व्यवस्था अगर किसी विद्यार्थी को फेल करती है, मैं मानता हूं पूरी शिक्षा व्यवस्था फेल होती है, विद्यार्थी फेल नहीं होता है उसमें। और हमारे देश में मैकॉले के द्वारा जो विषय तय किए गए, उनमें से एक इतिहास विषय, जिसमें मैकॉले ने यह कहा कि भारतवासियों को सच्चा इतिहास उनका नहीं बताना है, क्योंकि इनको गुलाम बना के रखना है, इसलिए इतिहास को विकृत करके भारत में पढ़ाया जाना चाहिए। तो भारत के इतिहास को पूरी तरह से उन्होंने विकृत कर दिया। सबसे बड़ी विकृति जो हमारे इतिहास में अंग्रेजों ने डाली, जो आज तक जहर बनकर हमारे खून में घूम रही है, वो विकृति ये है कि हम भारतवासी आर्य कहीं बाहर से आए। सारी दुनिया में शोध हो चुका है कि आर्य नाम की कोई जाति भारत को छोड़कर दुनिया में कहीं नहीं थी, तो बाहर से कहां से आ गए हम। फिर हमको कहा गया कि हम सेंट्रल एशिया से आए, मध्य एशिया से आए। मध्य एशिया में जो जातियां इस समय निवास करती हैं, उन सभी जातियों के डीएनए लिए गए। डीएनए आप समझते हैं, जिसका टेस्ट करके कोई भी बात की पक्की सूचना ली जाती है। तो दक्षिण एशिया में, मध्य एशिया में, पूर्व एशिया में, तीनों स्थानों पर रहने वाली जातियों के नागरिकों के रक्त इकट्ठे करके उनका डीएनए टेस्ट किया गया, और भारतवासियों का डीएनए टेस्ट किया गया। तो पता चला कि भारतवासियों का डीएनए दक्षिण एशिया, मध्य एशिया, पूर्व एशिया के किसी भी जाति समूह से नहीं मिलता है। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि भारतवासी मध्य एशिया से आए, आर्य मध्य एशिया से आए। इसका उल्टा तो मिलता है कि भारतवासी मध्य एशिया में गए, भारत से निकलकर दक्षिण एशिया में गए, पूर्व एशिया में गए, मध्य एशिया में गए, और दुनिया भर में सभी स्थानों पर गए, और भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता और भारतीय धर्म का उन्होंने पूरी ताकत से प्रचार प्रसार किया। तो भारतवासी दूसरी जगहों पर जाकर तो प्रचार प्रसार करते हैं, उसके प्रमाण हैं, लेकिन भारत में कोई बाहर से आर्य नाम की जाति आई, इसके प्रमाण अभी तक मिले नहीं।
और इसकी वैज्ञानिक पुष्टि भी नहीं हुई। इतना बड़ा झूठ अंग्रेज हमारे इतिहास में लिख गए और भला हो हमारे इतिहासकारों का, उस झूठ को अंग्रेजों के जाने के 63 साल के बाद भी पढ़ा रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले दुनिया के जेनेटिक विशेषज्ञ जो हैं, जो डीएनए, आरएनए आदि आदि की जांच करने वाले विशेषज्ञ हैं, इनकी एक बड़ी भारी परिषद हुई थी, कॉन्फ्रेंस हुई थी। और वो कॉन्फ्रेंस का जो रिसर्च का बिल्कुल अंतिम निर्णय है वो ये कहता है कि आर्य भारत में कहीं बाहर से नहीं आए थे, आर्य सब भारतवासी ही थे, जरूरत और समय आने पर वो भारत से बाहर गए थे। अब आर्य हमारे यहां कहा जाता है श्रेष्ठ व्यक्ति को, जो भी श्रेष्ठ है वो आर्य है। कोई ऐसा जाति समूह हमारे यहां आर्य नहीं है। हमारे यहां तो जो भी जातियों में श्रेष्ठ व्यक्ति हैं वो सब आर्य माने जाते हैं। वो कोई भी जाति के हो सकते हैं, ब्राह्मण हो सकते हैं, क्षत्रिय हो सकते हैं, शूद्र हो सकते हैं, वैश्य हो सकते हैं। किसी भी वर्ण का कोई भी व्यक्ति अगर वो श्रेष्ठ आचरण करता है, हमारे यहां उसको आर्य कहा जाता है। आर्य कोई जाति समूह नहीं है, वो सभी जाति समूहों में श्रेष्ठ लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति है। ऊंचा चरित्र जिसका है, आचरण जिसका दूसरों के लिए उदाहरण के योग्य है, जिसका किया हुआ, जिसका बोला हुआ, जिसका कहा हुआ दूसरों के लिए अनुकरणीय है, वो सभी आर्य हैं। हमारे देश में परम श्रद्धेय और परम पूजनीय स्वामी दयानंद जैसे लोग, महात्मा गांधी जैसे लोग, भगत सिंह, चंद्रशेखर, ऊधम सिंह, अशफाक उल्लाह, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कित्तूर चन्नम्मा, ये जितने भी नाम आप लेंगे ये सभी आर्य हैं, ये सभी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि इन्होंने अपने चरित्र से दूसरों के लिए उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। इसलिए आर्य कोई हमारे यहाँ जाति नहीं है। राजा जो उच्च चरित्र का है उसको आर्य नरेश बोला गया। नागरिक जो हमारे यहाँ उच्च चरित्र के हैं उनको आर्य नागरिक बोला गया। भगवान श्री राम को हम आर्य कहे, आर्य नरेश कहा जाता था उनको। श्री कृष्ण को आर्य पुत्र कहा गया, अर्जुन को कई बार आर्य पुत्र का संबोधन दिया गया, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव को कई बार आर्य पुत्र का संबोधन दिया गया, या द्रौपदी को आर्य पुत्री का संबोधन कई जगह है हमारे शास्त्रों में। तो हमारे यहाँ तो आर्य कोई जाति समूह है ही नहीं, ये तो सभी जातियों में श्रेष्ठ आचरण धारण करने वाले लोग, धर्म को धारण करने वाले लोग आर्य कहलाए हैं। तो अंग्रेजों ने ये गलत हमारे इतिहास में घुसार दिया और इससे बड़ा एक विक्षेप हमारे इतिहास में डाला गया कि हम भारतवासी हजारों साल से गाय का मांस खाते रहे हैं। अब हजारों साल से कोई देश गाय का मांस खाता रहा हो, उस देश में गो हत्या को बंद कराने के लिए कोई अपना बलिदान कैसे दे सकता है? फिर एक मिनट के लिए आप ये सोचो कि अगर भारतीय समाज गाय का मांस खाने वाला समाज है तो फिर भारतीय समाज में गोरक्षा का आंदोलन क्यों होना चाहिए? गाय बचाने के लिए आंदोलन क्यों होना चाहिए? गाय की रक्षा करने के लिए हमारे नागरिकों ने अपना जीवन दिया है, वो जीवन उन्हें क्यों देना चाहिए? हमारे इतिहास में तो एक बहुत बड़ा उदाहरण मिलता है अमर शहीद मंगल पांडे का, जिन्होंने गोरक्षा से आंदोलन की शुरुआत की और देश की आजादी का आंदोलन वो बन गया पूरे भारतवर्ष में, और उसने आग लगा दी पूरे देश को। आप जानते हैं अमर शहीद मंगल पांडे को फांसी हुई थी, तो सवाल तो गाय की रक्षा का था। जब मंगल पांडे अंग्रेजी सेना में नौकरी करने के लिए भर्ती हुए बैरकपुर की छावनी में, जो कोलकाता के नजदीक है, उनको किसी ने बता दिया कि आप जो कारतूस मुंह से खोलते हो इसमें गाय की चर्बी लगी होती है, और अगर आप कारतूस मुंह से खोलते हो उसमें गाय की चर्बी लगी होती है तो आप तो गोरक्षा की बात करते हो, फिर ये कैसे होता है? तो मंगल पांडे को तो विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने एक अंग्रेज अधिकारी को पूछा जिसका नाम था मेजर जनरल ह्यूसन को मंगल पांडे ने पूछा कि क्या ये बात सच है कि हमको जो कारतूस दिए जाते हैं उस पे गाय की चर्बी लगी रहती है? मेजर जनरल ह्यूसन ने ना हाँ कहा ना कहा। मंगल पांडे ने फिर पूछा, फिर उत्तर नहीं मिला, तो उनको गुस्सा आ गया और उनके हाथ में जो बंदूक थी, राइफल थी, उसको उन्होंने चला दिया और ह्यूसन को मार डाला। ह्यूसन की हत्या हो गई। और ये काम मंगल पांडे ने बहुत सोच समझ के किया था, पूरे होशो हवास में किया था और विवेक के साथ किया था। और ये घटना घटित हुई, आप जानते हैं, 29 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को गिरफ्तार करके फिर उनके ऊपर मुकदमा चला। उस पूरे मुकदमे की सुनवाई के दौरान मंगल पांडे ने जो सबसे बड़ी बहस की, उन्होंने अपना वकील नहीं किया था,
खुद अपनी बहस की, और उस बहस में वो बार बार ये कहते रहे कि मेरे भारत की जमीन पर अंग्रेज आए, हमारे देश पर उन्होंने कब्जा किया, हमारी गौ माता की हत्या की, हमको गुलाम बनाया, हमारी लूटपाट की, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। गाय हमारी मां है और हमारी मां का कोई अंग्रेज कत्ल करे, ये तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए अंग्रेजों को तो मैं नहीं छोड़ सकता। अगर मुझे आपने जिंदा रखा तो और 2, 4, 5 अंग्रेज अधिकारियों को मैं ऐसे ही मारूंगा जैसे मैंने मेजर ह्यूसन को मारा। इस पर पूरे देश में क्रांति की और बगावत की शुरुआत हुई थी। तो आप जरा कल्पना करो कि जिस देश के नागरिक गाय की रक्षा करने के लिए बलिदान होने को तैयार हैं, गाय कटने से बंद हो, गाय बचे, उसके लिए वो अपना आत्मोत्सर्ग करने को तैयार हैं, उस देश के लोग गाय का मांस कैसे खा सकते हैं? हमारे वेदों में कोई प्रमाण इसका नहीं मिलता। हमारे यहां तो उल्टे प्रमाण मिलते हैं कि गाय को अगर कोई मारता है तो उसको मार दिया जाए, गाय को कोई काटता है तो उसके हाथ काट दिए जाएं, गाय को कोई काटता है तो उसके पांव काटे जाएं। हमारे वेदों में, शास्त्रों में इस तरह के उदाहरण मिलते हैं। तो जिन वेदों में, उपनिषदों में, अन्य शास्त्रों में गाय को कत्ल करने वाले को फांसी दी जाए, ऐसे उदाहरण मिलते हो, वहां कैसे संभव है कि गाय की हत्या करने वाले लोग हों या गाय का मांस खाने वाले लोग हों? अंग्रेजों ने यह सारा विक्षेप हमारे शास्त्रों में भरवाया। आपको सुनकर हैरानी होगी कि भारत में एक मूल प्रति है मनुस्मृति की, जो हजारों वर्षों से आई है, और एक मनुस्मृति अंग्रेजों ने लिखवाई है। आपको मालूम है, हमारे देश में मनुस्मृति की एक प्रति अंग्रेजों ने लिखवाई है, और अंग्रेजों ने इसको लिखवाने में मैक्स मूलर की मदद ली थी। मैक्स मूलर एक जर्मन विद्वान था जिसको संस्कृत बहुत अच्छे से आती थी। उसको कहा गया कि तुम भारत के शास्त्रों को पढ़ो और पढ़कर उनको बताओ कि उनमें क्या है, फिर जरूरत पड़ने पर उसमें रद्दो बदल करेंगे। तो मैक्स मूलर ने मनुस्मृति का अनुवाद किया, जर्मन में किया, फिर अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। फिर अंग्रेजों को समझ में आया कि मनुस्मृति तो न्याय व्यवस्था की सबसे बड़ी पुस्तक है और भारत की न्याय व्यवस्था का आधार है। तो उन्होंने मनुस्मृति में ऐसे विक्षेप डलवा दिए ताकि भारतवासियों को भरमाया जा सके और उनको गलत रास्ते पे चलाया जा सके। उनके मन में मनुस्मृति के प्रति वितृष्णा पैदा हो, उनके मन में मनुस्मृति के प्रति बहुत ज्यादा नीचाई की भावना पैदा हो, इस तरह के विक्षेप डाले गए मनुस्मृति में। इसी तरह के विक्षेप डाले गए हमारे अन्य बहुत सारे ग्रंथों में, और अंग्रेजों की इसकी बहुत बड़ी टीम थी और बड़े भारी लोग इस काम में लगे हुए थे। कोई साधारण अंग्रेजों ने यह काम नहीं किया है। मैं नाम ले लूं अगर, तो एक अंग्रेज का नाम सबसे ज्यादा ले सकता हूं। विलियम हंटर नाम का एक अंग्रेज हुआ करता था, जिसने सबसे ज्यादा भारत के इतिहास में विकृति डाली, जिसने सबसे ज्यादा भारतीय शास्त्रों को विकृत किया, जिसने सबसे ज्यादा भारत के पुराने ऋषि महर्षियों के लिखे हुए आप्त वचनों को, वाक्यों को बिल्कुल उल्टा कर दिया। और ये कैसे कर पाया? वो विलियम हंटर की एक विशेषता थी, वो ये कि अंग्रेजी बहुत अच्छी जानता था, उसके साथ साथ उसको संस्कृत भी बहुत अच्छी आती थी। तो चूंकि संस्कृत अच्छी आती थी और अंग्रेजी भी अच्छी आती थी, तो भारतीय मूल ग्रंथ संस्कृत में है तो वो पढ़कर समझ लेता था। फिर अंग्रेजी में कहां कहां विकृति करके उसको फिर से बनाना है, आसानी से वो कर लेता था। विलियम हंटर की पूरी टीम थी, जिसको कहा गया अंग्रेजों के द्वारा विलियम हंटर कमीशन। विलियम हंटर कमीशन की रिपोर्ट के बारे में मैं बात करूं, घंटों घंटों उसी में निकल जाएगा। हजारों पन्नों में उन्होंने रिपोर्ट बना के ये बताया है कि हमने भारत के किस किस विषय में, किस किस शास्त्र में क्या क्या परिवर्तन कर दिए हैं। ये अंग्रेजी संसद को उन्होंने भेंट किया था और वहां पर उसको प्रस्तुति करके उस पर बहस हुई थी। तो अंग्रेजों ने अपने देश में ऐसे बहुत सारे विद्वानों को तैयार करके भारत के शास्त्रों में विक्षेपण कराया। बहुत कुछ ऐसी चीजें भर दी उनमें जो विश्वास करने लायक नहीं है और तर्क पर कहीं ठहरती नहीं है और सूचना के आधार पर पूरी तरह से गलत है। सांस्कृतिक रूप से भारत नीचा देश है, गुलामों का देश है, हमेशा विदेशियों के हमलों का शिकार रहा देश है। अंग्रेजों ने एक पूरी दुनिया में एक झूठ प्रचारित किया, वो ये कि हजारों साल से भारत में विदेशी आते रहे हैं और भारत पर कब्जा करते रहे हैं, तो हम भी विदेशी हैं, हमने भी आकर भारत पर कब्जा कर लिया है। जब हजारों साल से भारत विदेशियों का गुलाम हो सकता है,
तो हमारा भी गुलाम हो गया, इसमें कौन सी खास बात है। अंग्रेजों ने इतना बड़ा झूठ ये प्रचारित किया पूरी दुनिया में, हजारों साल से तो ये था ही नहीं। अंग्रेजों के आने से अगर ठीक ठीक पहले की जानकारी लें तो मात्र 1000 वर्ष पहले पहला विदेशी आया मोहम्मद बिन कासिम, जिसने भारत पर हमला किया और कुछ लूटपाट के चला गया। दूसरा आया महमूद गजनवी, जिसने सोमनाथ का मंदिर लूटा और भारत से चला गया। फिर तैमूर लंग आया, नादिर शाह आया, अहमद शाह अब्दाली आया, लूटपाट करके चला गया। कुछ ही लोग थे जो भारत में आए जिन्होंने लूटपाट के साथ साथ इस देश में राज किया, वो मुगल थे। जैसे बाबर आया, बाबर ने लूटपाट ही नहीं की, भारत के एक इलाके पर थोड़े दिन राज भी किया, फिर बाबर के पुत्रों ने किया, फिर उनके पुत्रों ने किया। ये एक समय है 300 वर्ष का, इसको हम एक खास नजरिए से देखें तो अंग्रेजों का ये झूठ बिल्कुल समझ में आता है कि हजारों साल से भारत विदेशियों का गुलाम रहा, कभी भी नहीं रहा। इसके उल्टे अंग्रेज हजारों साल विदेशियों के गुलाम रहे, इसके प्रमाण तो पूरी दुनिया के सामने है। अंग्रेज सबसे ज्यादा समय रोमन लोगों के गुलाम रहे, रोमन साम्राज्य के गुलाम रहे, फ्रांसीसियों के गुलाम रहे, और मजबूत यूरोप के देशों ने अंग्रेजों को समय समय पर लूटा, हमला किया। तो अपने बारे में सच को छुपा लेना और भारत के झूठ को सारी दुनिया में हवा देना, ये अंग्रेजों की नीति थी। और बार बार वो कहते थे भारतीय संस्कृति तो वैज्ञानिक नहीं है, ये तो पाखंड पर आधारित है, ये तो अविश्वास पर आधारित है, इसमें कोई वैज्ञानिकता नहीं है, ये सारे दुनिया में वो कहते रहे। भारत में एक उदाहरण से मैं आपको समझाऊं, अंग्रेजों ने एक हमारे देश में झूठ और दुनिया में प्रसारित किया कि भारतवासी सभ्य नहीं है। तो अंग्रेजों से पूछा गया भाई क्यों सभ्य नहीं है, तो कहते थे कुछ भारतवासी ऐसे हैं जो कपड़े नहीं पहनते। अब हमारे भारत में एक समाज है जिसको हम जैन समाज कहते हैं। जैन समाज में एक दिगंबर पंथ के लोग हैं, वो वस्त्र नहीं पहनते। वो ये मानते हैं कि ये वस्त्र भी जो हैं इनको भी छोड़ देना चाहिए। उनकी अपरिग्रह की भावना इतनी तीव्र होती है कि वो वस्त्रों को भी धारण करने में परिग्रह मानते हैं। तो जैन समाज के दिगंबर पंथ के लोगों ने वस्त्र छोड़ रखे हैं, तो उनके साधु सन्यासी बिना वस्त्र के रहते हैं। अब किसी अंग्रेज ने उनको देख लिया तो लिख दिया कि भारतवासियों को तो वस्त्र पहनना नहीं आता, इनको तो सभ्यता नहीं आती। अब हमारी दृष्टि से हम देखें उनको तो वो अपरिग्रह की चरम स्थिति में पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष हैं, त्याग की पराकाष्ठा पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, क्योंकि उनको कपड़े भी नहीं चाहिए। और अंग्रेजों की दृष्टि से देखें तो असभ्य लोग हैं क्योंकि कपड़े नहीं पहनते। इन अंग्रेजों को ये बात मालूम थी कि जब अंग्रेज जंगली और बर्बर थे सारी दुनिया में, तो सबसे ज्यादा कपड़ा भारत का ही बिकता था और भारत का ही बनता था। और खुद अंग्रेज हजारों साल तक भारत का कपड़ा पहनकर अपनी नग्नता को ढकते रहे, छिपाते रहे। अंग्रेजों से पहले के रोमन साम्राज्य की बात बताऊं तो 3000 साल रोमन साम्राज्य के सभी राजाओं ने, सभी रानियों ने और रोमन साम्राज्य के साधारण नागरिकों ने भारत के बने हुए कपड़े पहनकर अपने नंगेपन को ढका है और अपने नंगेपन को छुपाया है। वो तो कपड़ा बनाना नहीं जानते थे, पहनना तो बहुत दूर की बात है। जब यूरोप में कोई कपड़ा बनाना नहीं जानता था, सारी दुनिया में भारत का कपड़ा बिकता था। और 3000 साल भारत ने कपड़े का निर्यात करके सोना कमाया है। भारत का कपड़ा बिकता था तौल के हिसाब से। तराजू के एक पलड़े में कपड़ा रखा जाता था, दूसरे पलड़े में सोना रखा जाता था। भारत का कपड़ा अगर 1 किलो का थान है ना, तो बराबर 1 किलो सोना मिलता था उसके बदले में। तो हमने कपड़ा बेचकर सोना कमाया है, इसलिए सारी दुनिया का सोना भारत में आया और इसलिए भारत सोने की चिड़िया बन गया। ये सत्य अंग्रेज जानते थे, लेकिन जानबूझ के उन्होंने इतिहास में यह डाल दिया कि भारतवासी तो असभ्य हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। तो हमारी संस्कृति को नीचा दिखाना, हमारी सभ्यता को नीचा बताना, हमारे इतिहास को विकृत कर देना, शिक्षा व्यवस्था को हमारा पूरा तहस नहस कर देना, हमारी भाषा को तहस नहस कर देना, इन सब के पीछे अंग्रेजों का मूल उद्देश्य अगर था तो एक कि भारत को गुलाम बनाकर रखना है ताकि इस देश को लूटा जा सके। हम अगर किसी के गुलाम होते हैं तभी हम लूट सकते हैं। अगर हम स्वतंत्र और आजाद हैं, हमें कोई नहीं लूट सकता। आप अपने घर के बारे में यह समझने की कोशिश करिए कि अगर आपका घर स्वतंत्र है, आजाद है, स्वाधीन है, तो आपके घर पर कोई हमला नहीं कर सकता, आपके घर को कोई नहीं लूट सकता। लेकिन अगर आपका घर किसी का पराधीन हो जाए,
किसी का गुलाम हो जाए, तो जो आपको गुलाम बनाएगा, जो पराधीन बनाएगा, वो कभी भी आपके घर को लूट लेगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अंग्रेजों ने यही किया, भारत को पराधीन बनाना, गुलाम बनाना, ताकि भारत को लूटा जा सके और लूटने के लिए भारत के मन को तैयार किया जा सके और मानसिक रूप से भारतीय लोगों की तैयारी हो तो शारीरिक तैयारी तो हो ही जाती है। कहा यह जाता है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बड़ी ऊंची बात कही है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मन से कोई व्यक्ति हारता है तो आसानी से गुलाम बनता है, और मन से नहीं हारता तो शरीर से आप उसको कितनी भी प्रताड़ना दो, वो गुलाम तो नहीं बनेगा, मर जाएगा, खप जाएगा, लेकिन गुलाम नहीं बनेगा किसी का। अंग्रेजों को यह मालूम था कि भारतवासी गुलाम नहीं बनेंगे आसानी से, क्योंकि मैकॉले अंग्रेजों की संसद में 2 फरवरी 1835 को यही भाषण दे रहा है। वो कह रहा है कि मैं संपूर्ण भारत में घूमा, मैंने किसी को भिखारी नहीं देखा, किसी को चोर नहीं देखा, कोई गरीब नहीं है, कोई बेरोजगार नहीं है, शिक्षा में भारत बहुत ऊंचा है, सभ्यता और संस्कृति में भारत बहुत ऊंचा है, और अंत में कहता है हम भारत को गुलाम नहीं बना सकते तब तक जब तक कि भारतवासियों की रीढ़ की हड्डी, जो उनकी संस्कृति है और जो उनकी शिक्षा व्यवस्था है, इसको जब तक हम नहीं तोड़ेंगे भारत गुलाम नहीं बनेगा। तो संस्कृति को तोड़ना, शिक्षा को तोड़ना, सभ्यता को तोड़ना, ये सब जुड़ा हुआ है मन के तोड़ने से। तो हमारा मन गुलाम बने, हमारा मन टूटे, इसके लिए अंग्रेजों ने ये सारे प्रयास किए और उन प्रयासों में वो कामयाब हुए और भारत को 250 साल गुलाम बना के रख लिया। अब जैसे ही आजादी आई 15 अगस्त 1947 को, तो हमें वो करना चाहिए था जो मैकॉले के किए का बिल्कुल उल्टा था। मैकॉले ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था का नाश किया। 7,32,000 गुरुकुल जो इस देश में चला करते थे, संस्कृत भाषा के आधार पर शिक्षण दिया करते थे। 97% हमारे देश में साक्षरता हुआ करती थी उन गुरुकुलों की मदद से। इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती थी, मेडिकल पढ़ाया जाता था, मैनेजमेंट पढ़ाया जाता था, धातु शास्त्र पढ़ाया जाता था, चिकित्सा शास्त्र होता था, सर्जरी पढ़ाई जाती थी। ऐसे 18 उच्च शिक्षा के विषय हुआ करते थे। इन सब विषयों में पारंगत देश भारत को मैकॉले के एक कानून ने खत्म कर दिया जिसका नाम था इंडियन एजुकेशन एक्ट। उस कानून के आधार पर संस्कृत को उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया और संस्कृत के आधार पर पढ़ाने वाले गुरुकुलों को प्रतिबंध लगा दिया। गुरुकुलों के आचार्यों को जिंदा जला दिया, उनके घरों में उनके घरों के साथ जला दिया, हाथ पैर उनके काटे, उंगलियां काटी, भयंकर अत्याचार करके गुरुकुल बंद किए गए। आजादी के बाद क्या होना चाहिए था? जो कुछ मैकॉले ने किया उसका उल्टा करना चाहिए था भारत सरकार को। अंग्रेजी खत्म होनी चाहिए थी, अंग्रेजों के बनाए गए कॉन्वेंट स्कूल और पब्लिक स्कूल बंद होने चाहिए थे, और जो गुरुकुल कभी चला करते थे इस देश में, जिनके आधार पर 97% साक्षरता थी पूरे देश में, उनको पुनर्जीवित करना चाहिए था। लेकिन भारत सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। ना अंग्रेजी को खत्म किया, ना कॉन्वेंट स्कूल बंद किए, ना पब्लिक स्कूल बंद किए, ना वो झूठा इतिहास सरकार ने बदला। मुझे तो बहुत दुख होता है ये कहते हुए कि भारत के इतिहास की पुस्तकों में महाराजा रणजीत सिंह को डाकू कहा गया। भारत के इतिहास की पुस्तकों में अमर शहीद भगत सिंह को आतंकवादी कहा गया। भारत की इतिहास की पुस्तकों में अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी कहा गया। भारत की पुस्तक में अमर शहीद अशफाक उल्लाह बटुकेश्वर दत्त को आतंकवादी कहा गया। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को आतंकवादी बताया गया। अंग्रेजों के लिए ये सब क्रांतिकारी नहीं थे, अंग्रेजों के लिए तो ये आतंकवादी थे, लेकिन भारत के लोगों के लिए तो ये क्रांति मूर्ति थे, क्रांतिकारी थे, वीर पुरुष थे, साहसी पुरुष थे, जिन्होंने हमारी आजादी का रास्ता हमको दिखाया। तो हमारे लिए तो वो वीर पुरुष हैं, हमारे लिए तो अनुकरणीय हैं, उनको हम आदर्श मानते हैं। लेकिन आजादी के बाद की किताबों में अभी भी उनके लिए आतंकवादी शब्द आता है। बहुत दुख होता है। और उससे भी बड़ा दुख होता है कि भारत की सत्ता व्यवस्था में शीर्ष स्थानों पर बैठने वाले मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री स्तर के नेता अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद को अभी भी आतंकवादी कहते हैं, और कहते ही नहीं है, मानते भी हैं। और मुझे उससे बड़ा अफसोस है कि जो अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी कहे, वो किसी देश का, किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बनकर रहे। इससे बड़ी विडंबना इस देश में कुछ नहीं हो सकती। हमें तो ये होना चाहिए
कि अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी कहने वाले का हर तरह से नामो निशान मिट जाए, ऐसा इस देश में प्रयास होना चाहिए, ऐसा अभियान चलना चाहिए, बनिस्बत इसके कि अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी कहकर गाली देने वाला मुख्यमंत्री बन जाए किसी राज्य का और मुख्यमंत्री बनकर लूट करे पूरे राज्य के संसाधनों की। शर्म है, अफसोस है इन सब विषयों पे। तो हुआ ये है इस देश में कि आजादी भौतिक रूप से हमको मिल गई, अंग्रेज हमारे यहां से चले गए, लेकिन अंग्रेजों के बच्चे इसी देश में छोड़ गए। मैकॉले मर गया, लेकिन मैकॉले के मानस पुत्र इस देश में अभी भी जिंदा हैं, जिनको हम काला अंग्रेज कह सकते हैं। उन्होंने जब से आजादी के बाद इस देश की व्यवस्था को संभाला, सरकार को अपने हाथों में लिया, अंग्रेजों का बनाया हुआ और अंग्रेजों का बिगाड़ा हुआ कुछ भी इस देश में उन्होंने दुरुस्त नहीं किया। हमारे देश में भाषा अंग्रेजी है, भूषा अंग्रेजी है, भोजन अंग्रेजी है, भजन अंग्रेजी है, भेषज अंग्रेजी है, कानून अंग्रेजी है, कृषि व्यवस्था अंग्रेजी है, अर्थव्यवस्था अंग्रेजी है, चिकित्सा व्यवस्था अंग्रेजी है। हर स्तर पर अंग्रेजियत 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 छाई हुई है। एक दो उदाहरण से मैं मेरी बात और से स्पष्ट करता हूं। अंग्रेज गए तो जाने के समय उन्होंने 34,735 कानून इस देश में छोड़े, जो उन्होंने कभी भारत को गुलाम बनाने के लिए बनाए थे। अंग्रेजों का एक तरीका था कि भारत को गुलाम बनाना है तो एक तरीका तो यह है कि सीधे मारो, पीटो और लूटो और उनको गुलाम बना के रखो ताकत से। एक तरीका यह है कि मारना, पीटना और लूटना हर समय संभव नहीं होता, तो कानून बनाकर गुलाम बना के रखो। तो अंग्रेजों ने शुरू के 100 साल तक तो यही किया कि मारा, पीटा भारतवासियों को और सीधे उनकी लूटपाट की और डरा के धमका के गुलाम बना के रखा। लेकिन 100 साल से ज्यादा इस काम को वो चला नहीं पाए, तो फिर उन्होंने दूसरा रास्ता निकाला कि कानून बना के भारतवासियों को लूटो, पीटो, मारो और इनको कब्जे में करके रखो। तो कानून बनाए उन्होंने, और जो कानून बनाए वो सबके सब कानून आजादी के 63 साल के बाद भी चल रहे हैं। मैं उदाहरण से बताता हूं। अंग्रेजों ने एक कानून बनाया भारत के क्रांतिकारियों पर अत्याचार करने के लिए, मारने के लिए, पीटने के लिए, क्रांतिकारियों को दबा कर रखने के लिए, और उस कानून का नाम रखा उन्होंने इंडियन पुलिस एक्ट, भारतीय पुलिस अधिनियम। अब कानून में लिखा है इंडियन, लेकिन उसमें भारतीय कुछ नहीं है, वो सब इंग्लिश है, अंग्रेजियत वाला कानून है। अंग्रेजों ने दुनिया के जिन जिन देशों को गुलाम बनाया, जैसे आयरलैंड को गुलाम बनाया, जैसे स्कॉटलैंड को गुलाम बनाया, जैसे न्यू साउथ वेल्स को गुलाम बनाया, अफ्रीका को गुलाम बनाया, इंडोनेशिया, मलेशिया को गुलाम बनाया, चीन को बनाया, जापान को बनाया, दुनिया के 51 देशों को अंग्रेजों ने सीधे गुलाम बनाया। तो जिन जिन देशों को गुलाम बनाया, वहां के नागरिकों पर अत्याचार करने के लिए उन्होंने पुलिस बनाई और उस पुलिस के कानून बनाए। वही उन्होंने भारत में किया। सन 1860 में इंडियन पुलिस एक्ट नाम का एक कानून बना दिया। इस कानून को बनाने का जो इतिहास था वो 2-3 वाक्यों में मैं कहना चाहूंगा। 1857 में क्रांति हो गई पूरे भारत में, आप सभी जानते हैं, और अंग्रेजों के खिलाफ इतनी बड़ी क्रांति कभी हुई नहीं थी इस देश में। भारत में 350 स्थानों पर अंग्रेजी सरकार को क्रांतिकारियों ने उखाड़ के फेंक दिया। 350 जिले थे भारत के जो अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गए। झांसी आजाद हुआ, सतारा आजाद हुआ, पुणे आजाद हुआ, मुंबई आजाद हुआ, ऐसे 350 जिले भारत के आजाद हो गए। और इस क्रांति की लड़ाई में 1857 में 3,64,000 अंग्रेज मारे गए और भारतवासियों ने उनको गर्दन काट के मारा था। ऐसे नहीं मारा था, तलवारों से काटा, हंसियों से काटा, गणासों से काटा, कुल्हाड़ी से काटा, क्योंकि भारतवासी इतने गुस्से में थे 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ कि वैसे तो भारतवासी चींटी को मारना भी पाप समझते हैं, चींटी को मारना भी हिंसा समझते हैं, लेकिन उन भारतवासियों में इतना गुस्सा था, इतना क्रोध था कि उन्होंने अंग्रेजों को गर्दन से काट दिया था। और महिलाओं ने यह काम किए थे, खाली पुरुषों ने नहीं किए थे। कुंवर सिंह जी की कहानी तो आप सभी जानते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ जो मोर्चा उन्होंने संभाला था पटना में, आरा में, जब तक कुंवर सिंह जिंदा थे अंग्रेजों की सेना की पांव नहीं पड़े पूरे पटना और आरा के इलाके में।
अपनी फौज की ताकत से वो लड़ते रहे थे और वो 1857 के हमारे देश के अमर शहीदों में उनकी गिनती होती है। और उनकी फौज में, उनकी सेना में सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि जितने पुरुष थे उतनी महिलाएं थी उनकी सेना में। महिला और पुरुषों की संख्या बराबर थी और महिलाएं भी उतनी दक्ष थी कि जो बंदूक से गोलियां चलाती थी अंग्रेजों के ऊपर। ऐसे बहादुर लोग इस देश की 1857 की लड़ाई में 7,32,000 थे, एक दो नहीं थे। भारत में उत्तर में जाओ, दक्षिण में जाओ, पूर्व में जाओ, पश्चिम में जाओ, हर जगह ये लड़ाई चल रही थी। नाना साहब पेशवा ने लड़ाई शुरू जरूर की थी, लेकिन नाना साहब पेशवा की लड़ाई 7,32,000 क्रांतिकारियों की लड़ाई बन गई थी और पूरे भारत में 3,64,000 अंग्रेजों को क्रांतिकारियों ने मार डाला था, खत्म कर दिया था। अंग्रेजों की सरकार खत्म हो गई थी। तब अंग्रेजों की संसद में इस बात पर चर्चा हुई कि आगे भारत को फिर से गुलाम बनाना हो तो क्या करना चाहिए। तो भारतवासियों में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत पैदा ना हो, इसके लिए एक पुलिस व्यवस्था करनी चाहिए, पुलिस बनानी चाहिए, ताकि ये पुलिस अंग्रेजों की तरफ से भारतवासियों को दबाकर रख सके और इनके ऊपर जरूरत से अत्याचार कर सके। 1860 के पहले इस देश में अंग्रेजों की पुलिस नहीं थी, अंग्रेजों की सेना थी, उनकी मिलिट्री थी। 1860 के बाद उन्होंने सेना के साथ पुलिस की भी स्थापना कर ली और इसके लिए पुलिस एक्ट बना और इसमें अंग्रेजों ने कानून बना दिया कि जो भी पुलिस अधिकारी होगा वो भारतवासियों पर कितना भी अत्याचार कर सकेगा, लाठियों से मारेगा, लाठियों से पीटेगा और अगर कोई भारतवासी उसमें मर भी जाए तो अंग्रेज अधिकारी को कोई दोष नहीं लगेगा, उसको कोई दंड नहीं होगा। ऐसी व्यवस्था की थी। इसको अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है राइट टू ऑफेंस। राइट टू ऑफेंस माने अंग्रेज अधिकारी किसी भी भारतवासी को मारे, पीटे और उसका सिर भी फोड़ दे और उसमें हत्या भी कर दे उसकी, तो अंग्रेज अधिकारी को दोष ना लगे। ऐसा नियम राइट टू ऑफेंस। और भारतवासियों को कोई भी मारपीट अगर हो रही है तो उससे अपना बचाव करने का मौका ना मिले, ये राइट टू ऑफेंस। अगर अंग्रेज अधिकारी लाठियों से पीट रहा है, आपने उसकी लाठी पकड़ने की कोशिश की तो आपके खिलाफ मुकदमा बनेगा, अंग्रेज के खिलाफ नहीं बनेगा। ऐसी व्यवस्था उन्होंने की इंडियन पुलिस एक्ट में। इस कानून को 1860 में लागू किया गया और इसी कानून की ताकत से भारत के क्रांतिकारियों पर भयंकर अत्याचार किए गए। एक उदाहरण तो मैं जरूर दूंगा आपको। हमारे देश के एक महान क्रांतिकारी थे लाला लाजपत राय। उत्तर भारत के सबसे बड़े क्रांतिकारियों में उनकी गिनती हुआ करती थी। उस समय लाहौर भारत का अंग था, पाकिस्तान का बंटवारा हुआ नहीं था, तो लाहौर में लाला लाजपत राय अपने क्रांतिवीरता का काम किया करते थे। अंग्रेजों ने एक कानून बनाने के लिए कमीशन नियुक्त किया था, उसका नाम था साइमन कमीशन। वो भारत आया था और भेजा गया था उसको कि कुछ और कठोर कानून भारत में बनाकर लागू किए जाएं। तो साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए लाला जी ने एक जुलूस निकाला था, निहत्थे लोगों का जुलूस था, शांति प्रिय जुलूस था। उस जुलूस पर अंग्रेजों की पुलिस की तरफ से लाठियां बरसाई गईं और अंग्रेजों की पुलिस ने जुलूस पर जब लाठियां बरसाई तो एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करता था, उसका नाम था सैंडर्स। सैंडर्स ने जानबूझकर लाला लाजपत राय के सिर में लाठियां मारी। एक लाठी मारी, दो मारी, तीन मारी, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14 लाठियां मारी। परिणाम क्या हुआ? लाला जी के सिर से खून ही खून निकलने लगा। तुरंत उनको हॉस्पिटल ले गए, लेकिन हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु हो गई। लाला जी के सिर पर लाठियां मारकर जिस अंग्रेज ने उनकी हत्या की उसका नाम था सैंडर्स। उस अंग्रेज अधिकारी को सजा मिलनी चाहिए, इसके लिए भारत के एक दूसरे क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह ने पुलिस में दरखास्त की, अपील की। उनकी दरखास्त पर पुलिस ने एक्शन लिया। बाद में अदालत में यह मामला गया और अदालत ने यह कहकर सैंडर्स को बाइज्जत बरी कर दिया कि लाला जी के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ है वो कानून के हिसाब से हुआ है, उसमें सैंडर्स की कोई गलती नहीं है। शहीद आजम भगत सिंह ने बहस की इस विषय में, तो उनका तर्क ये था कि लाठी मारने का नियम है कि कमर के नीचे के हिस्से में लाठी मारी जाती है, सिर पे लाठी नहीं मार सकते आप। लेकिन लाला जी के सिर पे लाठी मारी गई। शहीद आजम भगत सिंह के इस तर्क को अंग्रेजों ने माना नहीं और अंत में फैसला यह हुआ
कि इंडियन पुलिस एक्ट कानून के हिसाब से सैंडर्स को यह अधिकार था कि वो लालाजी को लाठियों से पीटे। अब लालाजी की इसमें मृत्यु हो गई तो हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ अफसोस व्यक्त कर सकते। तो सैंडर्स बाइज्जत बरी हो गया। तो भगत सिंह को गुस्सा आया और भगत सिंह ने यह संकल्प लिया कि लालाजी की हत्यारे सैंडर्स को अंग्रेजों की प्रशासन ने, अंग्रेजी न्याय व्यवस्था ने दंड नहीं दिया है। मैं संकल्प करता हूं कि सैंडर्स को मैं दंड दूंगा और इसको वहां पहुंचाऊंगा जहां इसने लालाजी को पहुंचाया। और आप जानते हैं, अपने इसी संकल्प को पूरा करने के लिए शहीद आजम भगत सिंह ने सैंडर्स को गोली से मारा था और अंत में सैंडर्स को गोली से मारकर भगत सिंह गिरफ्तार हुए थे और भगत सिंह को फांसी की सजा हुई थी। जब भगत सिंह को फांसी की सजा हुई, उसके काफी दिन पहले वो लाहौर की जेल में बंद हुए थे और उनसे बहुत लोग मिलने जाते थे। अमृतसर के एक पत्रकार महोदय उनसे कभी मिलने गए। भगत सिंह को पूछा कि आपके दिल की इच्छा क्या है? भगत सिंह ने कहा कि मैं तो फांसी चढ़ रहा हूं, देश के लिए शहीद हो रहा हूं, लेकिन मेरे जाने के बाद मैं भारत के नौजवानों से एक ही अपील करना चाहता हूं, वो ये कि जिस अंग्रेजी कानून के चलते लाला लाजपत राय की हत्या की गई थी, उस इंडियन पुलिस एक्ट कानून को भारत के नागरिक और नौजवान आजादी की लड़ाई के समाप्त होने से पहले खत्म करा देंगे। ये मेरे दिल की इच्छा है, ये मेरी भावना है। जिस इंडियन पुलिस एक्ट के कारण शहीद आजम भगत सिंह को फांसी हुई, जिस इंडियन पुलिस एक्ट के कारण हमारे देश के अमर क्रांतिकारी लाला लाजपत राय जी की हत्या की गई, दुर्भाग्य हम सबका यह है कि वो इंडियन पुलिस एक्ट का कानून अभी आजादी मिलने के 63 साल के बाद भी इस देश में चल रहा है, वैसे का वैसा ही चल रहा है। जिस तरह से अंग्रेज पुलिस भारतवासियों पर लाठियों से वार करती थी, उसी तरह से आज की पुलिस भारतवासियों पर लाठियों से वार करती है। आपने अक्सर टीवी में समाचार सुना होगा, कई बार अखबारों में पढ़ा होगा, पुलिस ने लाठी चार्ज किया। ऐसे ही लाठी चार्ज होता है जैसे अंग्रेजों के जमाने में होता। कभी किसानों के ऊपर होता है, कभी मजदूरों के ऊपर होता है, कभी कारीगरों के ऊपर होता है। कभी कभी तो अफसोस है इस बात का कि अंधे लोगों पर पुलिस का लाठी चार्ज होता है, लूले लंगड़े लोगों पर पुलिस का लाठी चार्ज होता है, शरीर से विकलांग लोगों के ऊपर पुलिस का लाठी चार्ज होता है। कई बार मैंने टेलीविजन पर मेरी आंखों से देखा है कि किसान पानी के लिए कोई अपना जुलूस कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। पानी मांगने वाले किसानों के ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं और किसान उसमें मारे जाते हैं। अपनी जमीन को बचाने वाले किसानों के ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं, किसान उसमें मारे जाते हैं। पीने का पानी मांगना कोई जुर्म है क्या? अपने खेतों के लिए पानी की व्यवस्था की मांग करना कोई जुर्म है क्या? कोई अपराध है क्या? जिसके लिए पुलिस इतनी बड़ी सजा देती है कि किसानों को गोलियों से मार देती है, लाठियां मार मार के उनको लूलुहान कर देती है। अभी थोड़े दिन पहले हमने देखा दिल्ली में गन्ने का भाव किसानों को उचित मिलना चाहिए, क्योंकि चीनी का भाव बहुत बढ़ गया है, तो गन्ने का भाव बढ़ना चाहिए। चीनी अभी 40 रुपए किलो बिक रही है, 13 रुपए किलो की चीनी 40 रुपए किलो हो गई। तो किसानों ने कहा कि हमारा 125 रुपए क्विंटल का गन्ना 280 रुपए क्विंटल खरीदा जाना चाहिए। इसके लिए दिल्ली में एक धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ। पुलिस ने लाठियां मार मार के किसानों की कमर तोड़ दी, उनके हाथ पैर तोड़ दिए। पता नहीं कितने किसानों को हड्डियां टूटी हैं, कितनों को प्लास्टर चढ़े। ऐसा हमेशा होता रहता है। कारण क्या है? पुलिस के पास वही हथियार है जो अंग्रेजों की पुलिस के पास था, और उस हथियार का नाम है इंडियन पुलिस एक्ट। उसी के आधार पर पुलिस आज भी अत्याचार करती है और निर्दोष नागरिकों को मारती है, पीटती है, उनको लहूलुहान करती है। बंगाल में एक छोटा सा गांव है नंदीग्राम। नंदीग्राम की कहानी आप सबको मालूम है। जबरदस्ती किसानों से जमीन छीनकर विदेशी कंपनियों को बेचने वाली वहां की सरकार के खिलाफ किसानों ने एक मोर्चा खोला था। बंगाल की पुलिस ने इतनी गोलियां चलाई थी कि 20 किसान नंदीग्राम में एक दिन में मार डाले उन्होंने। और जिन किसानों की पत्नियों, बहनों और बेटियों ने उस आंदोलन में भाग लिया अपनी जमीन बचाने के लिए, बंगाल की पुलिस ने उनके ऊपर इतनी बर्बरता ढाई कि माताओं, बहनों, बेटियों से बलात्कार किए उन्होंने। नंदीग्राम की रिपोर्ट सारे देश को शर्म से डुबो देने के लिए काफी है। हमारे देश में आजादी के 63 साल के बाद भी हमारी पुलिस वैसे ही अत्याचार करे मां, बहन, बेटियों पर जैसे कभी अंग्रेजों की पुलिस किया करती थी, तो हम कैसे कहें कि हमारा देश स्वतंत्र हो गया है?
कैसे कहें कि हम स्वाधीन हो गए। मुझे तो बहुत दिल में इस बात के लिए क्रोध आता है कि शहीद आजम भगत सिंह को हम कौन सी श्रद्धांजलि अर्पित करें, लाला लाजपत राय को हम कौन से श्रद्धा सुमन अर्पित करें। उनको हम ये कहें कि लाला लाजपत राय जी, आपकी हत्या जिस अंग्रेजी कानून के चलते हुई थी, आजादी के 63 साल के बाद भी उस कानून को हम बदल नहीं पाए। शहीद आजम भगत सिंह को हम ये कहें कि जिस कानून के चलते आपने फांसी का फंदा चूमा था, अपनी पूरी भरी जवानी को देश पर लुटा दिया था, उस अंग्रेजी कानून के खिलाफ अभी तक हम कोई सफल लड़ाई नहीं लड़ पाए, उस अंग्रेजी कानून को हम खत्म नहीं करा पाए, समाप्त नहीं करा पाए। ये बहुत क्षोभजनक है, बहुत ज्यादा दुख देने वाला है, क्रोध पैदा करने वाला है। ये एक उदाहरण नहीं है, ऐसे 20 उदाहरण है। एक और उदाहरण देना चाहता हूं। एक अंग्रेज अधिकारी इस देश में आया, उसका नाम था डलहौजी। उसने किसानों से जमीन छीनने के लिए एक कानून बनवाया। उस कानून का नाम है लैंड एक्विजिशन एक्ट। उस कानून में यह व्यवस्था की गई कि किसानों की सारी जमीनें छीनकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी जाए और अंग्रेज सरकार को दे दी जाए। डलहौजी ने एक एक दिन में 21-21 हजार किसानों से जमीनें छीनी। लैंड एक्विजिशन एक्ट अंग्रेजों की संसद में पारित हुआ, भारत में उसको लागू करा दिया गया। उस कानून में व्यवस्था क्या थी कि जिस जमीन पर अंग्रेजों की सरकार एक नोटिस लगा देगी, उसी दिन से वो जमीन अंग्रेजों की हो जाएगी। कोई किसान हजारों साल से जिस जमीन पर अपना घर बनाकर रह रहा है, हजारों साल से उसके पुरखे और वो उस जमीन पर हल जोत रहे हैं, लेकिन अंग्रेजी सरकार का कानून ये कहता है कि कल अगर उस पर नोटिस लग जाए सरकार का, तो जमीन तुरंत वो किसान को छोड़ देनी पड़ेगी और सरकार को दे देनी पड़ेगी। तो इस कानून के आधार पर जमीनें छीनना शुरू किया और 10 करोड़ किसानों को डलहौजी और अंग्रेजों की सरकार ने भूमिहीन बना दिया। लाखों करोड़ों एकड़ जमीन उनसे छीन ली। मुझे ये कहते हुए बहुत अफसोस होता है, 50 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन किसानों से छीनी गई इस कानून के हिसाब से। भूमिहीन बना दिया किसानों को, और किसानों ने इस जमीन के छीनने वाले कानून के खिलाफ इतना संघर्ष किया है इस देश में, शायद ही किसी दूसरी कौम ने कोई किया होगा। सबसे बड़े संघर्षों में एक संघर्ष रहा किसानों के जमीन को बचाने का संघर्ष, जो डलहौजी के जमाने से 1848 से चल रहा है और आज तक इस देश में चलता ही आ रहा है। मुझे दुख है ये कहते हुए, डलहौजी ने जिस कानून के आधार पर किसानों से जमीनें छीनी थी, वो लैंड एक्विजिशन का कानून डलहौजी के मरने के बाद, अंग्रेजी सरकार के चले जाने के 63 साल के बाद भी वैसे का वैसा ही चल रहा है और आज भी किसानों की जमीनें उस कानून के आधार पर छीनी जा रही हैं और किसानों को भूमिहीन बनाया जा रहा है। आप जानते हैं, कभी भी सरकार का नोटिस आता है और गांव का गांव खाली करा दिया जाता है और गांव वालों को कहा जाता है तुम कहीं और चले जाओ, तुम कहीं और बस जाओ, ये जमीन सरकार को चाहिए क्योंकि इस जमीन पर शराब का कारखाना लगाना है। ये जमीन सरकार को चाहिए क्योंकि विदेशी कंपनियों को यहां कोई कारखाना लगाना है। ये जमीन सरकार को चाहिए क्योंकि भारत के बाहर के आए हुए कोई पूंजी निवेशक लोगों को ये जमीन की जरूरत है। किसानों से जमीनें छीनी जाती हैं। आप सभी आजकल सुनते हैं ना, सरकार ने एक योजना बना रखी है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सेज बनाना है। हजारों एकड़ जमीनें छीनी जा रही हैं, लाखों एकड़ जमीनें किसानों से छीनी जा रही। कानून वही है जो अंग्रेजों के जमाने में था, लैंड एक्विजिशन एक्ट। बस अंतर इतना है कि पहले गोरे अंग्रेजों के द्वारा वो कानून इस देश में चलाया गया, अब उसी कानून को काले अंग्रेज चला रहे हैं और लाखों लाखों करोड़ों किसानों को भूमिहीन बना रहे हैं और उनका जीवन दुश्वारियों से भरता चला जा रहा है। एक कारण बताया गया कि भारतवासियों ने क्रांतिकारियों को पैसे का दान बहुत दिया, उसके कारण ये क्रांति सफल हुई। तो अंग्रेजों ने पता लगाया कि भारत के क्रांतिकारियों को कितना दान मिला। तो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के आंकड़ों के अनुसार भारतीय क्रांतिवीरों को 480 करोड़ रुपए का दान मिला था उस समय। आप पूछेंगे ये 480 करोड़ रुपए होता कितना है? इस 480 करोड़ रुपए में 300 का और गुणा कर लो तो आज के रुपए के बराबर ये होता है। 480 करोड़ में 300 का और गुणा कर लो तो 2009 के रुपए के बराबर ये होता है, क्योंकि 1857 के रुपए की कीमत 2009 के 300 रुपए के बराबर है लगभग।
तो इतना बड़ा धन क्रांतिकारियों को दान में मिला, तो अंग्रेजों की संसद की आंखें फटी रह गईं कि भारतवासियों के पास इसका माने दान करने के लिए पैसा है, तो भारतवासी आगे भी क्रांतिकारियों को दान करेंगे। तो अंग्रेजों की संसद ने फैसला लिया कि जितना भी पैसा भारतवासियों के पास है ये सब छीन लो उनके हाथ से। राजाओं ने भी कभी भारतवासियों की आमदनी पे टैक्स नहीं लगाया। एक सबसे खराब मुस्लिम राजा जिसका जिक्र हम करते हैं, औरंगजेब, उसने जजिया कर लगाया था। जजिया कर का मतलब होता है गृह कर, हाउस टैक्स, घर के ऊपर लगाया जाने वाला कर। तो औरंगजेब ने घर के ऊपर कर लगाया था, आमदनी पे उसने भी नहीं लगाया। लेकिन अंग्रेजों ने भारत के लोगों की आमदनी पे कर लगाया, और वो भी कर कितना लगाया? 97%। माने 100 रुपए की आमदनी किसी भारतवासी को हो तो 97 रुपए अंग्रेजों को देना पड़े, 3 रुपए सिर्फ उसके पास बचे। ऐसी व्यवस्था अंग्रेजों ने बनाई। सारा पैसा भारतवासियों से लूट लेना ताकि भारतवासियों के हाथ में कुछ ना बचे, तो वो क्रांतिकारियों को दान ना दे सकें। इसके लिए इनकम टैक्स का कानून आया इस देश में। अब मुझे बहुत दुख है ये कहते हुए कि अंग्रेजों ने जो लूटने का कानून बनाया था वो कानून आजादी के 63 साल के बाद भी चल रहा है, इंडियन इनकम टैक्स के नाम से ही चल रहा है, और आज भी भारतवासियों से धन लूटा जा रहा है। बस अंतर इतना है, पहले गोरे अंग्रेजों ने लूटा था और उस धन को ले जाके लंदन में जमा किया था। अब काले अंग्रेज उस कानून के आधार पर धन लूट रहे हैं और स्विट्जरलैंड में ले जाकर उस धन को जमा कर रहे हैं। व्यवस्था वही की वही चल रही है, कानून वही का वही चल रहा है। अंग्रेजों ने सेंट्रल एक्साइज एक्ट बनाया। कोई भी भारतवासी किसी वस्तु का उत्पादन करे तो उस पर 350% एक्साइज ड्यूटी। अंग्रेजों ने सेल्स टैक्स लगाया, अंग्रेजों ने रोड टैक्स लगाया, टोल टैक्स लगाया, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का टैक्स लगाया, और ऐसे 23 तरह के टैक्स कानून लगाकर इस देश के नागरिकों को जमकर लूटा लगभग 190 वर्षों तक। अब अंग्रेजों ने ये सब कानून बनाए थे भारत को लूटने के लिए, तो आजादी के बाद होना ये चाहिए था कि ये सारे कानून खत्म किए जाएं, इनकम टैक्स खत्म किया जाए, सेंट्रल एक्साइज खत्म किया जाए, रोड टैक्स, टोल टैक्स खत्म किया जाए, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का टैक्स खत्म किया जाए। तो होना तो ये चाहिए था कि अंग्रेजों के लगाए गए 23 तरह के टैक्स खत्म किए जाएं, लेकिन हमारे काले अंग्रेजों ने इसका उल्टा किया। अंग्रेजों के जाने के 63 साल के बाद काले अंग्रेजों ने अब इस देश पर 64 तरह के टैक्स लगा रखे हैं और देश को लूट रहे हैं। अंग्रेजों ने भी जितना नहीं लूटा होगा उससे कई गुना ज्यादा काले अंग्रेज, भ्रष्टाचारी नेता और भ्रष्टाचारी अधिकारी इस देश को लूट रहे हैं, और इसी लूट के दम पर 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा इन्होंने विदेशी बैंकों में जमा करके रखा हुआ है, जिसको वापस लाने का संकल्प भारत स्वाभिमान अभियान ने किया हुआ है। दुख और अफसोस इसी का है कि व्यवस्था वही चल रही है, कानून वही चल रहे हैं। अब लैंड एक्विजिशन एक्ट वही है, टैक्स के कानून वही है, शिक्षा का कानून वही है, जंगल का एक कानून अंग्रेजों ने बनाया था, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। इसमें क्या किया गया? पहले हमारे देश में जंगल ग्राम सभा की संपत्ति होते थे, अंग्रेजों ने कानून बनाकर अंग्रेजी सरकार की संपत्ति बना दिया जंगलों को। परिणाम क्या हुआ? अंग्रेजी सरकार ने जंगल कटवाना शुरू किए और वो कटते कटते जंगल आज इस देश में बहुत थोड़ी मात्रा में रह गए। आंकड़े बताते हैं, दस्तावेज बताते हैं कि भारत में जितने कुल जंगल थे उसमें से मात्र 33% जंगल अब बचे हैं। 67% जंगलों को काट काट के नाश मार दिया है। और अंग्रेजों ने सबसे पहले जंगल काटने के लिए एक विदेशी कंपनी को लाइसेंस दिया था, और वो कंपनी सिगरेट बनाती थी। सिगरेट बनाने के लिए कागज लगता है और उस कागज को बनाने के लिए लकड़ी लगती है, लकड़ी के लिए पेड़ लगता है। तो पेड़ों को सबसे पहले काटा गया इस देश में सिगरेट का कागज बनाने के लिए। जिस कंपनी को अंग्रेजों ने भारत में सिगरेट का कागज बनाने के लिए जंगल काटने का अधिकार दिया था, वो कंपनी आजादी के 63 साल के बाद भी इस देश में जंगलों को काट रही है, सिगरेट बना रही है, कागज के लिए पेड़ों को बर्बाद किया जा रहा है और देश के पूरे पर्यावरण को प्रदूषित किया जा रहा है। कैसी विद्रूपता है अपने देश की। आप में या कोई जंगल में रहने वाला भारतवासी किसी पेड़ को अगर काटेगा तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के अनुसार उसको जेल हो जाएगी। आप पेड़ नहीं काट सकते,
मैं पेड़ नहीं काट सकता। और इससे ज्यादा हास्यास्पद क्या होगा कि आपने कोई पेड़ लगाया, मैंने कोई पेड़ लगाया, मेरा लगाया हुआ पेड़ मैं नहीं काट सकता, आपका लगाया हुआ पेड़ आप नहीं काट सकते, कानून है। मैंने पेड़ लगाया, उसको बड़ा किया, आपने पेड़ लगाया, उसको बड़ा किया, जरूरत पड़ने पर मैं वो पेड़ काटूं या आप वो पेड़ काटें, संभव नहीं है, कानून है, और कानून के चलते आपको जेल हो जाएगी। लेकिन आपके लगाए हुए पेड़ को, मेरे लगाए हुए पेड़ को कोई विदेशी कंपनी सिगरेट बनाने के लिए काटे तो उस विदेशी कंपनी के किसी अधिकारी को सरकार न जेल भेजती है, ना उसकी गिरफ्तारी करती है, ना उसको कोई नोटिस दिया जाता है। और हर साल एक विदेशी कंपनी मात्र सिगरेट का कागज बनाने के लिए 1400 करोड़ पेड़ काट देती है हर साल। आप सोचिए, 1400 करोड़ एक विदेशी कंपनी के सिगरेट के कागज को बनाने के लिए, और सरकार खामोश है। कानून व्यवस्था ऐसी है कि वो सिगरेट कंपनी पेड़ काटे तो कुछ नहीं होता, कोई साधारण नागरिक पेड़ काटे तो मुकदमा चलता है। जबलपुर के हाई कोर्ट में एक मुकदमा चल रहा है। एक मां है जो वनवासी है, वन क्षेत्र में रहती है, उसने एक दिन लकड़ी काटी और लकड़ी काट के चूल्हा जलाया और अपनी रोटी बनाई, तो जंगल के अधिकारियों ने उस मां को पकड़ लिया, उसको जेल हो गई। फिर उच्च अदालत में उसको पेश किया गया, तो उसके मुकदमे की जब सुनवाई हुई तो उस मां को कहा गया कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ये दो कानून हैं, इनके अनुसार आपको जेल में भेजा जाएगा क्योंकि आपने लकड़ी काटी है। तो उस मां ने जो कहा अदालत में, उसका जवाब पूरी भारत की व्यवस्था के पास नहीं है। उस मां ने जज से कहा कि जज साहब, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, मुझे कोई पढ़ाई नहीं आती है, मैं कभी स्कूल नहीं गई हूं। और उसने कहा कि मैं किसी कानून को नहीं जानती हूं, मैं तो अंगूठा टेक हूं, अगर कहीं मुझे अपना नाम लिखने को कहा जाता है मैं तो अंगूठा लगाती हूं, लेकिन मैं आपसे एक सवाल का जवाब चाहती हूं, और उस जवाब को अगर आप मुझे संतुष्टि से दे दें तो मैं जेल जाने को तैयार हूं। उसने सवाल पूछा कि मैंने जंगल से लकड़ी काटी अपना चूल्हा जलाने के लिए और रोटी बनाने के लिए, और इस देश में बहुत सारे लोग लकड़ियां काट रहे हैं अपने घर का सोफा सेट बनाने के लिए, अपने घर की किवाड़े बनाने के लिए, अपने घर का दरवाजा बनाने के लिए। इस देश में बहुत सारे लोग लकड़ियां काट रहे हैं सिगरेट बनाने के लिए। अगर ये सब लोगों को आप जेल नहीं भेज सकते तो किस आधार पर आप मुझे जेल भेज रहे हैं? मैंने तो लकड़ी काटी है अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए और रोटी बनाने के लिए। और उस मां ने इतनी तीखी बात कही अदालत में, उसने कहा जज साहब, अगर चूल्हे में आग जलाने के लिए मैं लकड़ी ना जलाऊं तो क्या मेरे दोनों हाथ जलाऊं? इस व्यवस्था के पास उसका कोई उत्तर नहीं। क्यों उत्तर नहीं है? क्योंकि व्यवस्था अंग्रेजों के जमाने की है, कानून अंग्रेजों के जमाने का है। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, जिसमें साधारण आदमी जंगल से लकड़ी लाए तो वो अपराधी है, और विशेष लोग जंगल के जंगल साफ कर दें, कंपनियों के लोग, अधिकारी, तो उनको कोई सजा नहीं है। ऐसा अत्याचार इस देश में अंग्रेजों के जमाने से शुरू हुआ, आज तक चला आ रहा है। इसी तरह के कई कानून हैं इस देश में। बहुत हंसी आती है कि अगर आप जंगल के किसी प्राणी के ऊपर प्रहार करें और गलती से उसकी हत्या हो जाए तो आप बहुत जल्दी जेल भेज दिए जाएंगे, लेकिन उस जंगल में रहने वाले किसी आदिवासी वनवासी का आपके किसी कारण से मरना हो जाए या उसका जीवन समाप्त हो जाए तो व्यवस्था खामोश है, मौन है, व्यवस्था के पास कोई जवाब नहीं है उसका। वन्य प्राणी जीवित रहना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस देश का इंसान भी जीवित रहना चाहिए, इसमें भी दो राय नहीं होना चाहिए। क्योंकि प्राणी का जितना महत्व है, इंसान का महत्व उससे कोई कम नहीं है। इंसान और प्राणी दोनों भगवान के बनाए हुए जीव हैं, दोनों को जिंदा रखना और उनकी व्यवस्था करना सरकार का कर्तव्य है, लेकिन सरकार उसको नहीं निभा पा रही है क्योंकि कानून ऐसा है। ऐसे इस देश में 34,735 कानून हैं। मैं किस किस को बताऊं और किस किस को छोड़ूं? इसलिए ये सारे कानून जब तक इस देश में चलेंगे, हम नहीं कह सकते कि भारत स्वतंत्र हुआ है, हम नहीं कह सकते कि भारत आजाद हुआ है, हम नहीं कह सकते कि भारत स्वाधीन हुआ है। अंग्रेज भाग गए, लेकिन अंग्रेजियत बची हुई है, कानूनों के रूप में वो बची हुई है।
तो भारत स्वाभिमान के सभी कार्यकर्ताओं को ये बात अपने मन में गहराई से उतारने की है कि भारत की आजादी, भारत की स्वतंत्रता, भारत की स्वाधीनता तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक अंग्रेजों के बनाए हुए 34,735 कानून इस देश में चल रहे हैं, तब तक ये स्वाधीनता पूरी नहीं हो सकती। और एक दो कानून का उदाहरण देता हूं। यहां माताएं बहनें बहुत बड़ी संख्या में आई हैं, इनको ध्यान में रखकर एक बात कहना चाहता हूं। जब अंग्रेजों की सरकार चला करती थी तो उनका एक तरीका था भारतवासियों पर अत्याचार करने का। तो वो किसी किसान पर अत्याचार करते थे लगान वसूलने के लिए। किसानों से लगान लिया जाता था और वो 90% होता था। किसान अगर 100 क्विंटल अनाज पैदा करे तो 90 क्विंटल अंग्रेजों को देना पड़ता था। जो किसान चुपचाप देते थे अंग्रेज उनको छोड़ते थे, और जो किसान नहीं देते थे लगान, अंग्रेज उनके ऊपर अत्याचार किया करते थे। तो अत्याचार में पहला काम क्या होता था? किसानों को कोड़े से पीटा जाता था। कोड़ा आप जानते हैं, चमड़े का एक बनाते हैं, उसमें लोहे की कील लगाते हैं और वो मारा जाता था। 100 कोड़े किसानों को मारे जाते थे सिर्फ इसलिए कि वो लगान नहीं दे सकते। ज्यादातर किसानों की स्थिति ये होती थी कि 5 से 7 कोड़ा खाते खाते बेहोश हो जाते थे। 100 कोड़ा पड़ते पड़ते तो उनकी मृत्यु हो जाती थी, प्राण निकल जाते थे। ज्यादातर किसानों के साथ ये होता था। फिर अंग्रेज वहां तक रुकते नहीं थे, किसान को कोड़े से मार डाला, फिर उसके परिवार की मां बहन बेटियों का शील हरण करते थे। मां बहन बेटियों के कपड़े उतारे जाते थे, पूरे गांव में उनको नंगा घुमाया जाता था। फिर अंग्रेज अधिकारी सबके सामने उनका शील भंग करते थे, बलात्कार करते थे, और सारे अंग्रेज अधिकारी इसमें शामिल रहते थे। इससे अंग्रेज अधिकारियों को अपनी वासना शांत करने का तो रास्ता खुलता ही था, उनको अत्याचार और हैवानियत दिखाने का भी रास्ता खुलता था। परिणाम क्या होता था? किसानों के घरों से शिकायत आती थी, मेरी मां से बलात्कार हुआ, मेरी बहन से बलात्कार हुआ, मेरी बेटी से बलात्कार हुआ। किसान ये शिकायतें लेके अंग्रेज अधिकारियों के पास आते थे। अंग्रेज अधिकारियों की समस्या ये होती थी कि अपने ही सहयोगियों के खिलाफ वो एक्शन क्या ले। मान लीजिए एक उच्च अधिकारी है अंग्रेज, उसके पास किसी किसान ने शिकायत की और उससे नीचे वाले अधिकारी ने उस किसान की मां बहन बेटी से बलात्कार किया, तो उच्च अधिकारी अपने नीचे के अधिकारी को बचाने में लग जाता था। और उसको बचाने के लिए अंग्रेजों ने फिर एक रास्ता निकाला और उस रास्ते को कानून में बदल दिया। बलात्कार के खिलाफ अंग्रेजों ने कानून बनाया सबसे पहला, और उस कानून में व्यवस्था यह की कि जिस मां बहन बेटी के ऊपर बलात्कार होगा उस मां बहन बेटी को अंग्रेजों की अदालत में आकर सिद्ध करना पड़ेगा कि उसके ऊपर बलात्कार हुआ है। जिस अंग्रेज ने बलात्कार किया है उसको कुछ सिद्ध नहीं करना पड़ेगा, और जब तक सिद्ध नहीं होगा तब तक वो अंग्रेज अभियुक्त नहीं माना जाएगा, उसको पापी नहीं माना जाएगा, अपराधी नहीं माना जाएगा। ये कानून बना दिया अंग्रेजों ने। कानून बनते ही बलात्कार की बाढ़ आ गई पूरे देश में। हर गांव में, हर शहर में माताओं बहन बेटियों की इज्जत से अंग्रेजों ने खेलना शुरू किया, क्योंकि अंग्रेजों को मालूम था कि कोई भी मां बहन बेटी अदालत में यह सिद्ध कर ही नहीं सकती कि उसके ऊपर बलात्कार हुआ है। कानून की गलियां ऐसी टेढ़ी बनाई गई कि किसी भी मां बहन बेटी को यह सिद्ध करना एकदम असंभव हो जाए कि उसके ऊपर बलात्कार हुआ है। आप देखो इससे बड़ा दुनिया में क्या अत्याचार हो सकता है कि जिसके ऊपर अत्याचार हुआ उसे सिद्ध करना है कि उसके ऊपर अत्याचार हुआ है। जिसने अत्याचार किया उसको कुछ भी सिद्ध नहीं करना है कि इसने अत्याचार किया। परिणाम यह होता था कि 100 अंग्रेज बलात्कार करते थे भारत की माता बहन बेटियों से, तो उसमें से मुश्किल से 2-3 अंग्रेजों के खिलाफ साबित हो पाता था और उनको ही सजा मिल पाती थी। 97-98 अंग्रेज बिल्कुल छूट जाते थे, बाइज्जत बरी हो जाते थे, और फिर वो दोबारा बलात्कार करते थे और फिर माता बहन बेटियों की हत्या करते थे। हमारे पास दस्तावेज हैं कई अंग्रेज अधिकारियों के, जिन्होंने अपनी पर्सनल डायरी में ये लिखा है। एक अंग्रेज अधिकारी था, उसका नाम था कर्नल नील। उसकी डायरी है, उसकी डायरी के कुछ पन्ने हैं फोटोकॉपी के रूप में। उसमें वो लिख रहा है कि जहां जहां मेरी नियुक्ति हुई भारत में, उसकी नियुक्ति कई जगह पर हुई थी। वाराणसी में वो रहा, इलाहाबाद में वो रहा, बरेली में वो रहा, दिल्ली में वो रहा, बदायूं में रहा, कई जगह उसकी नियुक्ति हुई। तो कर्नल नील अपनी डायरी में लिख रहा है कि जहां जहां मेरी नियुक्ति हुई कोई दिन ऐसा बाकी नहीं गया जब मैंने किसी भारतीय मां बहन बेटी का
शील हरण नहीं किया। ये नील की डायरी के अपने लिखे हुए शब्द हैं। आप सोचिए कितने हैवानियत वाले थे ये सब अंग्रेज, और ये सब किया उन्होंने कानून की मदद से किया। बलात्कार का कानून ऐसा बना दिया कोई भी मां बहन बेटी सिद्ध ही ना कर सके और किसी भी अंग्रेज को उसमें सजा ना मिल सके। अब मुझे बहुत बड़ा दुख है, अफसोस है कि ये कानून आजादी मिलने के 15 अगस्त 1947 को जला डालना चाहिए था, ये खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन यही कानून आजादी के 63 साल के बाद भी चल रहा है और आज भी इस देश में माताओं बहन बेटियों से बलात्कार हो रहे हैं और माताओं बहन बेटियों को अदालत में सिद्ध करना पड़ रहा है कि उनके खिलाफ अत्याचार हो रहा है। अत्याचार करने वाले को कुछ सिद्ध नहीं करना पड़ता अदालत में, ऐसी कार्यवाही होती है। आप जानते हैं किसी भी मां बहन बेटी को खुलेआम सरेआम जवाब ऐसे सवाल पूछें कि उसके साथ बलात्कार हुआ या नहीं हुआ, वो अगर सभ्य है, थोड़ी भी सुसंस्कृत है, जवाब नहीं दे सकती है, उत्तर नहीं दे सकती है और उसके मौन का फायदा उठाकर ये कानून हमारे देश की करोड़ों मां बहन बेटियों से खिलवाड़ करता है। बहुत दुख है ये कहते हुए कि बलात्कार के 100 अपराध इस देश में जब पुलिस के यहां रजिस्टर्ड होते हैं तो मात्र 5 अपराध में सजा होती है, 95 अपराधों में अपराधी छूट कर बाइज्जत बरी हो जाते हैं क्योंकि कानून अंग्रेजों के जमाने का बनाया हुआ है। अब बलात्कार के कानून हो, चोरी डकैती के कानून हो, हिंसा के कानून हो, पुलिस के कानून हो, प्रशासन के कानून हो, टैक्स के कानून हो, शिक्षा व्यवस्था के कानून हो या हमारे देश में ये जंगलों की सुरक्षा के कानून हो, सबके सब अंग्रेजों के बनाए हुए, सबके सब उनके चलाए हुए, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि भारत के लोगों को इन कानूनों से न्याय मिल जाएगा? इन कानूनों के बारे में एक आखिरी बात और कहना चाहता हूं। हमारे देश में न्याय व्यवस्था का जो सबसे बड़ा कानून है उसका नाम है इंडियन पीनल कोड, आईपीसी। अगर यहां कोई वकील मित्र बैठे होंगे तो बात उनको बहुत जल्दी समझ में आएगी। और एक दूसरा कानून है सिविल प्रोसीजर कोड, सीपीसी, और एक तीसरा कानून है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, अपराध दंड संहिता। तो आईपीसी इंडियन पीनल कोड, सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड और सीआरपीसी माने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये 3 कानून हैं जो भारतीय न्याय व्यवस्था का आधार बनाए गए हैं या आधार माना जाता है। आपको मालूम है ये तीनों ही कानून अंग्रेजों के जमाने के बने हुए हैं। आईपीसी को बनाने का काम तो खुद मैकॉले ने किया था। आईपीसी की ड्राफ्टिंग मैकॉले की बनाई हुई है, इंडियन पीनल कोड, जिसको भारतीय दंड संहिता कहते हैं, जिसके आधार पर दंड की व्यवस्था होती है। मैकॉले ने अपने पिता को एक पत्र लिखा है। उस पत्र में वो कहता है कि मैंने भारत में ऐसे न्याय के कानून का आधार रख दिया है जिस पर भारतवासियों को कभी न्याय मिलेगा ही नहीं, जिसके आधार पर भारतवासी कभी न्याय पा ही नहीं सकते। हमेशा इनके ऊपर अन्याय होगा और ये अच्छा ही होगा क्योंकि गुलाम जिनको बनाया जाता है उन पर अन्याय ही किया जाता है, उनको न्याय नहीं दिया जाता। फिर जब ढूंढना शुरू किया हम लोगों ने तो पता चला ये आईपीसी नाम का कानून जो भारत में मैकॉले ने 1860 में लाया, ये कानून अंग्रेजों ने आयरलैंड में सबसे पहले बनाया था और लगाया था। आयरलैंड को अंग्रेजों ने गुलाम बना के रखा हुआ है 1000 साल से। तो आयरलैंड को गुलाम बनाकर रखने के लिए उन्होंने एक कानून बनाया, आयरिश पीनल कोड। उसी कानून को भारत में कह दिया इंडियन पीनल कोड। आप जानते हैं आयरलैंड लिखते हैं तो ए से नहीं लिखा जाता, आई से लिखा जाता है, IRELAND, आयरलैंड। तो आयरलैंड का आई ले लिया और इंडिया का भी आई है, तो कानून वैसे का वैसे ही लगा दिया इस देश पर। जो आयरलैंड का पीनल कोड था, आयरिश पीनल कोड, वही इंडियन पीनल कोड है। और मैंने जब आयरलैंड के पीनल कोड को खरीद कर पढ़ा और इंडियन पीनल कोड को खरीद कर पढ़ा, दोनों को सामने रखा, तो मुझे इतना गुस्सा आता है कि कॉमा फुल स्टॉप भी बदला नहीं गया, वो भी वैसे का वैसा ही है। बस इतना ही किया मैकॉले ने कि आयरिश पीनल कोड में जहां जहां आयरलैंड है, जहां जहां आयरिश है, वहां उसने इंडिया कर दिया और इंडियन कर दिया। बाकी सब धाराएं वैसी हैं और सारे अनुच्छेद वैसे के वैसे ही हैं।
तो आयरलैंड को गुलाम बना के रखना है, इसलिए आयरिश पिनल कोड बनाया। तो भारत को गुलाम बनाकर रखना है, तो इंडियन पिनल कोड बना दिया। अब जिस कानून को गुलाम बनाने के लिए तैयार किया गया हो, उस कानून के आधार पर आजादी के बाद न्याय कैसे मिलेगा, जरा बताइए। अन्याय ही होने वाला है। सबसे बड़ा अन्याय क्या होता है कि आईपीसी के आधार पर जब कोई मुकदमा दर्ज होता है इस देश में, तो सबसे पहले तो मुकदमा दर्ज होने में महीनों महीनों लगते हैं। एफआईआर करनी पड़ती है, उसके बाद पुलिस को साबित करना पड़ता है, सबूत जुटाने पड़ते हैं, अदालत में जाना पड़ता है। इस पूरी प्रक्रिया में ही देर लगती है, क्योंकि तरीका अंग्रेजों का यही है। फिर वो मुकदमा दाखिल हो जाए तो फिर सुनवाई शुरू होती है। सुनवाई के लिए सबूत इकट्ठे किए जाते हैं। उन सबूतों के लिए अंग्रेजों के जमाने का एक कानून है, इंडियन एविडेंस एक्ट, और वो सबूत जल्दी इकट्ठे हो नहीं पाते हैं। धीरे धीरे समय बढ़ता जाता है और एक मुकदमे को 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल समय निकल जाता है। मुकदमा दाखिल करने वाला मर जाता है, फिर उसके लड़के लड़कियां उस मुकदमे को लड़ते हैं, वो जवान होकर बूढ़े हो जाते हैं, तब भी मुकदमा चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। उसमें कभी अंतिम फैसला नहीं आ पाता। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आजादी के पिछले 63 वर्षों में हमारी अदालतों में लगभग 3.5 करोड़ मुकदमे हैं जो दर्ज किए गए हैं अलग अलग प्रार्थियों के द्वारा, लेकिन उनमें कोई फैसला नहीं आ पा रहा है। 3.5 करोड़ मुकदमे लंबित पड़े हुए हैं, पेंडिंग है। हमारे देश की न्याय व्यवस्था के अधिकारियों से जब पूछा जाता है कि इन 3.5 करोड़ मुकदमों का फैसला कभी आएगा, तो वो मजाक करते हुए कहते हैं कि 300-400 साल में फैसला आ जाएगा। तो हम उनसे पूछते हैं वो कैसे, तो वो कहते हैं कि जिस गति से कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था चल रही है, इस गति से तो इन सभी मुकदमों का फैसला आने में 300-400 साल तो लग ही जाएंगे। तो ना वादी जिंदा रहेगा, ना प्रतिवादी जिंदा रहेगा। न्याय व्यवस्था को इससे कुछ लेना देना नहीं है कि वादी जिंदा है, प्रतिवादी जिंदा है। उनको तो लेना देना है अंग्रेजों के बनाए गए कानून के आधार पर फैसला देने से। अब मैं एक बड़ी गहरी बात आपके बीच में उठाना चाहता हूं और सारे राष्ट्र के लोगों का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि कोई न्यायाधीश अंग्रेजों के बनाए गए कानून के आधार पर अगर फैसला दे रहा है तो वो न्याय कैसे कर सकता है, ये पूछिए। अपने दिल से पूछिए, उस न्यायाधीश से पूछिए। और न्यायाधीशों से जब जब मैंने ये पूछा है कि क्या आप न्याय देते हैं, तो वो कहते हैं ईमानदारी से हम न्याय नहीं दे पाते, हम तो मुकदमों का फैसला करते हैं। फैसला होना अलग बात है, न्याय देना बिल्कुल अलग बात है। आपको एक उदाहरण से समझाता हूं, फैसला क्या होता है और न्याय क्या होता है। मान लीजिए आपने किसी गाय को डंडे से पीटा, तो कानून के हिसाब से आपको जेल हो जाएगी। गाय को डंडे से पीटना भारत में अपराध है, जुर्म है, इसके लिए जेल हो जाती है। लेकिन उसी गाय को आपने गर्दन से काट दिया और उसके मांस की बोटी बोटी आपने बेच दी बाजार में, आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि कानून से वो न्याय सम्मत है। अब गाय को डंडे से मारो तो जेल हो जाती है, लेकिन गाय को गर्दन से काटकर उसके मांस की बोटी बोटी बेचो तो भारत सरकार करोड़ों रुपए की सब्सिडी देती है आपको। मैं अगर गौशाला खोलना चाहूं तो इस देश की कानून व्यवस्था के अनुसार मुझे बैंक से कर्ज नहीं मिल सकता, लेकिन गाय को कत्ल करने के लिए कत्ल खाना बनाना हो, उसके लिए बैंक करोड़ों रुपए कर्ज देने को तैयार है मुझे। आप सोचिए, मैं गौशाला बना के गाय का दूध बेचना चाहता हूं, बैंक के पास जाता हूं, मुझे कर्ज दे दो। बैंक कहती है हमारी योजना में गाय को कर्ज देने की व्यवस्था नहीं है। लेकिन उसी बैंक के पास में जाता हूं कि मुझे कत्ल खाना खोलना है और कर्ज दे दो, तो बैंक खुशी से कर्ज देती है। उस कर्जे पर ब्याज सबसे कम लिया जाता है और करोड़ों रुपए का कर्ज तो मुफ्त में दिया जाता है सब्सिडी के रूप में। आप बताओ कि अगर मैं गाय का मांस बेचने के लिए कत्ल खाना खोलूं तो मेरे लिए कर्ज है, सब्सिडी है। गौशाला खोलूं गाय को पालन करने के लिए तो मुझे ना सब्सिडी है, ना बैंक की कोई मदद है। ऐसी व्यवस्था में न्याय कहां हो सकता है। और एक उदाहरण दूं, किसी बच्चे को जन्म लेने से पहले अगर कोई मारे ना तो उसको गर्भपात कह के छोड़ देते हैं, लेकिन जन्म लेने के बाद मारे तो हत्या हो जाती है और 302 का मामला बनता है। बच्चे को जन्म से पहले गर्भ में मारा तो भी हत्या है,
जन्म लेने के बाद मारा तो भी हत्या है। दोनों में सजा एक जैसी होनी चाहिए और वो फांसी ही होनी चाहिए। लेकिन जन्म से पहले मारो तो गर्भपात है और जन्म के बाद मारो तो हत्या है। इसलिए इस देश के लाखों लालची डॉक्टर करोड़ों बेटियों को गर्भ में ही मार डालते हैं, क्योंकि गर्भ में मार देने से उनको फांसी नहीं होती है। गर्भ के बाहर मारेंगे तो फांसी होने की संभावना है। 1 करोड़ बेटियों को हर साल इस देश में गर्भ में ही मार दिया जाता है इसी कानून की मदद से। अब आप बताओ कि बेटी को गर्भ में मार दो तो गर्भपात, गर्भ के बाहर आने के बाद मारो तो हत्या। अगर इन कानून के आधार पर कोई फैसला होगा तो वो न्याय दे सकता है? फैसला हो सकता है, न्याय नहीं दे सकता। इसलिए मैं बड़ी विनम्रता से भारत के सभी न्यायविदों से यह कहता हूं कि सभी न्यायाधीशों को अपना नाम बदलना चाहिए, कायदाधीश लिखना चाहिए, कानूनाधीश लिखना चाहिए। वो न्यायाधीश तो है ही नहीं, क्योंकि न्याय तो दे ही नहीं पा रहे हैं। वो तो मुकदमे का फैसला कर रहे हैं। अगर अंग्रेजी में उनके शब्दों में कहूं तो वो कहते हैं हम तो केस डिसाइड करते हैं, हम जजमेंट नहीं करते। क्योंकि न्याय देना बिल्कुल अलग है, मुकदमे का फैसला करना बिल्कुल अलग है। मुकदमे का फैसला होता है कानून के आधार पर और न्याय होता है धर्म के आधार पर, सत्य के आधार पर। धर्म और सत्य से न्याय की स्थापना हो सकती है, कानून से न्याय की स्थापना नहीं हुआ करती है। दुर्भाग्य से हमारे देश में धर्म और सत्य की सत्ता नहीं है, कानून की सत्ता है। लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है, धर्म और न्याय की बात नहीं होती, सत्य की बात नहीं होती। तो ये अंग्रेज छोड़कर चले गए पूरी कानून व्यवस्था को, और वही ढो रहे हैं हम आजादी के 63 साल के बाद। और एक उदाहरण देता हूं, हमारे देश में हमारा धर्म कहता है, हमारी न्याय व्यवस्था जो भारतीय न्याय व्यवस्था है, जिसमें धर्म आधार है, जो वेदों पर आधारित है, जो उपनिषदों पर आधारित है, स्मृतियों पर आधारित है, वो न्याय व्यवस्था की बात कर रहा हूं मैं। तो हमारी न्याय व्यवस्था, हमारा धर्म कहता है कि शराब पीना पाप है और नहीं पीना चाहिए, गोहत्या करना पाप है और नहीं करनी चाहिए। तो हमारे यहां शराब पीना पाप बताया गया। तो धर्म पर आधारित, सत्य पर आधारित और भारतीय न्याय दर्शन पर आधारित जब तक समाज व्यवस्था चली, इस देश में किसी ने कभी शराब नहीं पी। बहुत सालों से मैं एक शोध के काम में लगा हुआ हूं कि भारतवासियों ने सबसे पहले शराब कब पी। तो अब तक मुझे जो प्रमाण मिले हैं वो प्रमाण कहते हैं कि 1760 के पहले तक किसी भी भारतवासी ने कभी भी शराब नहीं पी। पहली बार इस देश में 1760 में शराब पी गई और वो कलकत्ता में पी गई, और वहां पर एक अंग्रेजी शराब की दुकान पर पहली बार शराब बिकी और भारतवासियों ने पी। और उस शराब की दुकान को स्थापित कराया रॉबर्ट क्लाइव नाम के एक अंग्रेज ने। और उसने, जब कंपनी का राज चलता था इस देश में, ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो कानून बनवाया, कानून से लाइसेंस दिया गया और उस लाइसेंस के आधार पर कलकत्ते में पहली शराब की दुकान खुली 1760 में। और उस शराब की दुकान पर आकर भारतवासियों ने शराब पीना शुरू किया। रॉबर्ट क्लाइव के समय में जब ये शराब की दुकान खुली और जिस अंग्रेज अधिकारी की पहली नियुक्ति इस दुकान पर हुई, उस अंग्रेज अधिकारी को एक बार लंदन की संसद में बुलाया गया था बयान देने के लिए। तो वो अंग्रेज अधिकारी जब लंदन गया संसद में बयान देने के लिए, तो उससे पूछा गया कि बताओ तुम्हारे शराब का धंधा कैसा चल रहा है। तो उसने कहा बहुत अच्छा चल रहा है। तो अंग्रेज संसदीय समिति के सदस्यों ने कहा ये तुम क्या बोल रहे हो, भारत में शराब का धंधा अच्छा चल रहा है। उसने कहा हाँ बहुत अच्छा चल रहा है। तुम्हारे पहले कैसा चलता था? उसने कहा मेरी शराब की दुकान खुलने के पहले तो कोई शराब पीता ही नहीं था। मैं तो पहला आदमी हूं जिसने कलकत्ता के लोगों को शराब पीना सिखाया। तो तुम्हारी दुकान पर लोग आते हैं, हाँ आते हैं, भीड़ की भीड़ आ रही है। तो तुमने क्या किया उनको अपनी दुकान पर बुलाने के लिए, आकर्षित करने के लिए? तो उसने एक बात कही संसदीय समिति के सामने, जो अंग्रेजों की संसद के रिकॉर्ड्स में दर्ज है। वो कहता है कि मैंने सबसे पहले मुफ्त में शराब पिलाई भारतवासियों को। उसने कहा कि मैंने एक बोर्ड लगा दिया शराब की दुकान के बाहर और उस पर लिख दिया, और उसको बांग्ला भाषा में लिखा, पहले अंग्रेजी में फिर बांग्ला में, और उस पर यह लिखा कि यहां मुफ्त में शराब मिलती है, आइए पीजिए, आनंद लीजिए। ऐसा करके बोर्ड पे लिख दिया। तो एक आया, उसने चखा, फिर दूसरे दिन वो 2 को और लेके आया,
फिर तीसरे दिन 3 को लेके आया, तो कहने लगे अब तो मेरे पास ऐसे ग्राहकों की संख्या हो गई है कि जिनको पहले मैंने मुफ्त में शराब चखाई थी, अब वो घर से पैसे चुरा कर लाते हैं और मेरी शराब पीकर वहां से जाते हैं। तो अंग्रेजी संसदीय समिति बड़ी खुश हो गई। उसने कहा तुमको तो पुरस्कार मिलना चाहिए। तो वो कहता मुझे अगर पुरस्कार देना है तो एक लाइसेंस और दे दो, दूसरी दुकान में वहीं खोलना चाहता हूं शराब की। तो दूसरी दुकान खुल गई, फिर तीसरी खुल गई, फिर चौथी खुल गई। एक दिन 350 दुकानें हो गई कलकत्ता में, और ये दुकानें बढ़ती नहीं। अंग्रेज इसको बढ़ाते रहे, शराब पीने का कानून बना दिया। कानून में यह लिख दिया कि अगर कोई बालिग हो गया तो शराब पीने का अधिकारी हो गया। जब तक वो नाबालिग है तब तक ना पिए, बालिग हो गया तो पीने लगे। अब हमारे यहां अंग्रेजों के जमाने में बहस चली कि भारत में कोई बालिग है या नाबालिग है, इसकी उम्र क्या मानी जाए। तो आपको सुनकर हैरानी होगी, मैं सबको बताना चाहता हूं कि सालों साल अंग्रेजों ने बालिग होने की उम्र 14 साल रखी, फिर उसको 16 साल किया, फिर आते आते वो 18 साल हो गई। माने थोड़े समय तक ये था कि 14 साल के ऊपर हो जाए तो शराब पी ले। तो अंग्रेजों को पूछा गया कि तुमने ये 14 साल कैसे रख दिया। तो उन्होंने कहा हमारे इंग्लैंड में 14 साल में सब शराब पीने लगते हैं, तो हमने भारत में भी रख दिया। आप जानते हैं इंग्लैंड में 12-14 साल के बच्चे शराब पीने लगते हैं, क्योंकि उनके माता पिता पीते हैं, देख देख के वो भी पीने लगते हैं। यूरोप में भी 12-14 साल में शराब पीने लगते हैं। तो चूंकि यूरोप और इंग्लैंड में 12-14 साल में शराब पीने लगते, तो भारत में भी वही उम्र उन्होंने रख दी। फिर थोड़े दिन बहस होकर 16 साल किया, फिर उसको 18 साल कर दिया। अब भारत सरकार को क्या करना चाहिए था, आजादी मिलने के बाद यह कानून समाप्त कर देना चाहिए था, क्यों